हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड की यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब देखो, ये जो पार्ट है ना, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन क्वेश्चंस भी आपके सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारी यूनिट सेकंड है, इसमें पहले देखते हैं कि क्या क्या हमको मेनली देखना पड़ेगा। पहले तो हम ये जानेंगे कि कीमोथेरेपी हमारा होता क्या है। देन इसके आता है कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, इसके बारे में बात करेंगे। देन हमारे आता है यहाँ पे ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे कीमोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है सल्फोनामाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, इसको यहाँ पे देखेंगे। देन इसके अलावा हमारे यहाँ पे पार्ट आते हैं एंटीबायोटिक। जी हाँ दोस्तों, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी हमारे कीमोथेरेपी के अंदर ही आने वाले ड्रग्स होते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स है ना, इनके अंदर ये जो आपको ड्रग्स दिख रहे होंगे, ये सारे वही ड्रग्स हैं जो आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में स्टडी की है। यानी कि अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको दोबारा उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप वहां करोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। इवन जो पार्ट आपका कोलॉजी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, देन आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, देन आपके जो एडवर्स इफेक्ट हो गए, इसके अलावा आपके जो यूजेस हो गए, तो जो पार्ट भी आपका कोलॉजी में इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं यहाँ पे आपको अच्छे से कवर करने वाला हूँ। साथ में जो आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि A to Z आपको सारा कुछ जो है आज की वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और टाइम टू टाइम आपका फीडबैक जरूर बताना। बाकी भाई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, आपके लाइक नहीं आ रहे वीडियोस पे। वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करके बताओ, पर वीडियो पे कोई रिस्पॉन्स दिखाइए और लाइक कीजिए। और आपको पता है कि ये चैनल आपके लिए है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे में देखो, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी जो है केवल फार्मा को इन सब चीज़ों की आपसे जरूरत है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाइए। तो अब अगर बात करें अपने यूनिट सेकंड के बारे में, तो देखो ये हमारी रहेगी एक वन शॉट वीडियो, मतलब इस एक ही वीडियो में सारी की सारी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। बाकी आपको बताया कि ये आपके क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब ये इसलिए करते हैं कि देखो, एक तो आपका यहाँ पे हम डिटेल में कराएंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते पढ़ाते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। यानी कि एक ही वीडियो से आपके सारे काम हो जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम बात करें अगर क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले तो जो हमारा इंट्रो पार्ट है और जो इसके जनरल प्रिंसिपल्स है उसको हम कवर कर ही लेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे जो ड्रग्स हैं, ढेर सारे जो ड्रग्स हैं, इन्हीं के ऊपर मोस्टली हमारा क्वेश्चन बन के आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार हमारा आता है सल्फोनामाइड्स एंड कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, तो इसको हम यहाँ अच्छे से देखने वाले हैं। देन हमारे कुछ एंटीबायोटिक हो गए, तो इसमें क्या होता है मोस्टली, जैसे हमारा क्लोरामफेनिकोल हो गया, फिर टेट्रासाइक्लिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, इनके बारे में ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा जैसे हमारा सिफेलोस्पोरिन्स हो गया, तो अगर आप या तो पेनिसिलिन के बारे में पढ़ लो या इसके बारे में पढ़ लो, दोनों हमारे लगभग सेम होते हैं, तो आप किसी एक के बारे में पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर हमारा अलग होता है जो आप मेडिकेम के अंदर पढ़ते हो। देन आपका यहाँ पे आता है मैक्रोलाइड हो गया, या फिर क्विनोलॉन्स हो गया, या फ्लोरोक्विनोल्स हो गया। इसको थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इन्हीं में से कोई एक या दो ड्रग आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हम सभी को अच्छे से कवर करने वाले हैं। देन आपका यहाँ पे एक सब पार्ट बनता है, यानी कि कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी, ये आपका यूनिट थर्ड में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये आता है कि जैसे निमोनिया के केस में हम लोग पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है, देन हम कौन सी मतलब ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि देखा जाए तो कीमोथेरेपी है क्या, बेसिकली जो हम दवाइयों के द्वारा किसी का इलाज कर रहे हैं वही कीमोथेरेपी है। इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो अपने क्वेश्चनों को कवर करने से पहले थोड़ा बात करते हैं इस कीमोथेरेपी के बारे में कि कीमोथेरेपी हमारी क्या और कैसे होती है। अब देखो, ये जो आपको कीमोथेरेपी दिख रही होगी, ये वर्ड को अगर हम देखें तो कीमोथेरेपी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कीमो का सिंपल मतलब हमारा आता है केमिकल एजेंट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि कीम मतलब हमारा आता है केमिकल्स के लिए। तो यहाँ पे कीमो वर्ड हमारा आ रहा है सिंपली केमिकल एजेंट्स के बारे में। और ये जो आपको थेरेपी दिख रहा होगा ना, इस थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा होगा, आप थेरेपी लेके आ गए, आप कुछ करके मतलब इलाज करा के आ गए, यानी कि थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अगर इस पूरे वर्ड से तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, कीमोथेरेपी का मतलब हो रहा है कि केमिकल एजेंट्स की मदद से हम लोग किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि सिंपल देखा जाए तो कीमोथेरेपी में हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें कोई भी बीमारी का इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट। यानी कि यहाँ पे हम केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब केमिकल एजेंट हमारे होते क्या, हमारे होते हैं ड्रग। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी हमारी मतलब एक तरह से फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट या फिर ड्रग्स के बारे में। लेकिन अब यूनिक क्या है, क्योंकि भाई हम तो सारे के सारी चीजों को इलाज करते हैं दवाइयों के द्वारा, तो ये कीमोथेरेपी वर्ड हमारा स्पेसिफिक क्यों हमारा है, क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी है ये हमारी उन बीमारियों का इलाज करता है, उन डिजीज का इलाज करता है जो बेसिकली हमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। यानी कि जैसे जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे इस तरह के, जैसे बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया। तो जो भी ऐसे हमारे जीव होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा जो हमको बीमारी होती है, हमारी बॉडी में जो कोई डिजीज होती है, उसका जब हम इलाज अपने ड्रग्स के द्वारा करते
करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं कीमोथेरेपी। यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो कीमोथेरेपी में हम ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जो हमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई होती हैं, उनका इलाज जब हम किसी ड्रग के द्वारा करते हैं तो वो पूरा हमारा जो इलाज है उसको हम यहाँ पे कीमोथेरेपी बोल देते हैं। और इसके अलावा कीमोथेरेपी एक बात के लिए और आता है, वो क्या होता है हमारे कैंसर सेल के लिए। यानी कि जो हमारे एंटी कैंसर एजेंट वाले जो भी ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे कीमोथेरेपी के अंदर आते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको इसके यानी कि जो हमारे केमिकल एजेंट्स हैं उनके द्वारा मारते हैं, तो वो भी हमारे एंटी कैंसर वाले ड्रग है वो भी हमारे इसी कीमोथेरेपी के अंदर आ जाते हैं। अब जो एंटी कैंसर वाला पार्ट था वो हमने ऑलरेडी अपने 5th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। अब हम बात करें 6th सेमेस्टर, और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कीमोथेरेपी ऐसे ड्रग्स के बारे में जो हमारी ऐसी बीमारियों से हमको राहत दिलाते जो किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई होती हैं, वही हमारे कीमोथेरेपी है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। बाकी अगर यहां देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा कि द टर्म कीमोथेरेपी इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड, यानी कि ये हमें 2 वर्ड से मिलकर मिला है। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी है उसका मतलब क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ड्रग। अब इन्फेक्टेड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या है कि अगर किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे कट लगा हो और वहां पे अगर किसी का कोई माइक्रो वगैरह लग जाता है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि आपको एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ ना करने दे। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो भी ऐसी बीमारी है जो हमें किसी माइक्रोब की वजह से हो रही है उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज बोल देते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या करता है, हमारे ऐसी बीमारियों को ट्रीट करता है जो हमें किसी तरह के माइक्रोब की वजह से होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल करके। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी रेफर टू द यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट डिजीज, यानी कि यहाँ पे हम ड्रग का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक कर रहे हैं, स्पेशली दोज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसी बीमारी स्पेशली जो किसी तरह के माइक्रोब्स की वजह से होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया कर रहा है या कोई वायरस कर रहा है या फिर कोई फंगाई कर रहा है या कोई पैरासाइट कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी हमारा बीमारी करता है हमारी बॉडी में तो वो उसका इलाज हम करते हैं, तो उस टर्म कंडीशन को हम यहाँ पे कीमोथेरेपी बोल देते हैं। अब जो कीमोथेरेपी वर्ड है उसको हमारा दिया था पॉल एंड्रस जी ने, और इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी नाम से भी जानते हैं। अभी आपको ना एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कीमोथेरेपी क्या होता है। बाकी जितने स्पेशल हमारे क्यों होते हैं ना कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स, इनके बारे में और आगे आपको पता चलेगा जब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। बाकी हाँ एक बात तो है कि अब तक आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि ये वाले जो नोट्स हैं वो आपके रेगुलर वाले जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उससे थोड़ा अलग दिख रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसको मैंने अपने जो हमारे सैमसंग का नोट्स वाला ऐप होता है उसमें मैंने टाइप करके बनाए हुए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखने का रीजन सिंपल था कि यहाँ पे थोड़ा फास्ट काम हो जाता है एज कंपेयर टू हैंड रिटन, और अभी जो है टाइम कम है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसकी जो भी मतलब आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमको ऐसे नहीं वैसे ही चाहिए, तो मैं वैसे करूँगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बता सकते हो, इससे आपका सिलेबस थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार पहले आप वीडियो को पूरा देखना, एक बार आपके ये जो नोट्स हैं इनको आप पूरा देखना, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तब आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलना कि सर ऐसे भी करा सकते हैं, इससे सिलेबस जल्दी होगा। मैं सारा नहीं करूंगा लेकिन कुछ कुछ यूनिट ऐसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो थोड़ी लेंदी होगी, तो आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सब मटेरियल सेम है, जो मैं लिखता हूँ आपको लैंग्वेज से लेकर सारा कुछ वैसा ही मिलेगा, आपको सब कुछ एज इट इज वैसा मिलेगा। तो जो भी होगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले पार्ट यानी कि डिफाइन एंड डिस्कस ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। यानी कि अब हमको जो है मेनली कीमोथेरेपी के बारे में बात करनी है कि क्या हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और प्रिंसिपल हमारा मेन होता है कि आखिर ये जो हमारे कीमोथेरेपी वाले जो ड्रग्स होते हैं ये तुम्हें स्पेशल क्यों होते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें तो कीमोथेरेपी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ये हमारी फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, विच डील विद द यूज ऑफ केमिकल एजेंट, यानी कि जिसमें हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्टेड डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन वाली डिजीज को ठीक करने के लिए। अब ये जो ड्रग्स हैं दिस ड्रग एक्ट बाय आइदर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉपिंग देयर ग्रोथ इनसाइड द बॉडी। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और इस बॉडी के अंदर हमारी बीमारी हो रही है किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। एग्जांपल मैंने लिया मान लो बैक्टीरिया। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कीमोथेरेपी है इसके अंदर हमारे कुछ केमिकल एजेंट आते हैं, ये क्या करेंगे, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, इसको किल कर देंगे या फिर इसको रोक देंगे। तो अगर एक बार ये हमारा माइक्रोब्स रुक गया जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी हो रही थी तो ऑटोमेटिक हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी कि जो हमारा एंटीबायोटिक वाला हिसाब था वही हिसाब हमारा यहाँ होता है कि हमको जो बीमारी है वो किसी तरह के माइक्रोब की वजह से हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इस वाले जो माइक्रोब्स है इसकी ग्रोथ को यहाँ पे रोक देंगे। और एक बार अगर ये माइक्रोब हमारे यहाँ पे रुक गया तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इस माइक्रोब की वजह से जो होने वाली बीमारियां थी वो भी हमारी ठीक हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो क्या यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि दिस ड्रग एक्ट बाय आइदर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो हमारा माइक्रोब या तो इसको ये मार देंगे
करेंगे और स्टॉपिंग यानी कि इनहिबिट देयर ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, या फिर ये जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है ना उसको यहाँ पे रोक देंगे, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स है बहुत माइनर सा छोटा होता है और हमारी बॉडी में आता है तो वो रैपिडली ग्रोथ करना शुरू कर देता है और रैपिडली ग्रोथ कर करके हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अगर हम इसकी ग्रोथ को रोक देंगे तो अब इसलिए बात है कि अब जब एक बार ग्रोथ रुक गई तो जो बचा हुआ जो माइक्रोब्स है इसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगा बॉडी से और हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो बस सिंपल क्या है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक दें यानी कि ये अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो सारे के सारे हमारे वैसे ही हो जाएंगे, यानी कि हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी और जो बचा हुआ होता है इसको हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह ये काम करता है। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अगर मान लो किसी को थ्रोट इन्फेक्शन होता है, मान लो गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो हम उस टाइम पे एमोक्सिलिन वाले एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जो गले के इन्फेक्शन को काफी हद तक ठीक करता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच ड्रग्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी एंड रिस्टोर नॉर्मल हेल्थ। यानी कि ओवरऑल देखा क्या बोल सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी है वो हमारा इलाज का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं अपने ड्रग का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में होने वाली बीमारी को एलिमिनेट करते हैं, और खासकर ऐसी बीमारी को जो हमारी किसी तरह के माइक्रोब की वजह से होती है, तो ऐसी बीमारी को हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, वही हमारा कीमोथेरेपी कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी सिंपल दो टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, यानी कि इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ कीमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गन सच एज बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल वाली कीमोथेरेपी है इसमें हमारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसमें हम उन बीमारियों को ठीक करते हैं जो हमारे किसी तरह के माइक्रोब की वजह से होती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे मान लो बैक्टीरिया कर रहा है, वायरस कर रहा है या फंगाई कर रहा है। मान लो जो कोविड-19 था तो कोविड-19 के लिए जिन ड्रग का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारी कीमोथेरेपी थी। फिर हमारा इसमें आता है पैरासाइट, जैसे इसमें हमारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, हम एंटी फंगल का इस्तेमाल करते हैं, एंटी वायरल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गया या फिर एजिथ्रोमाइसिन हो गया। वहीं पर हमारा इसमें सेकंड टाइप आता है एंटी कैंसर कीमोथेरेपी। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या करते हैं कि ये हमारी कीमोथेरेपी की वो टाइप है जिसमें हम लोग कैंसर के जो सेल्स होते हैं या कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे अब नॉर्मल कैंसर सेल, अब देखो कैंसर के केस में क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी हमारा सेल है वो रैपिडली ग्रोथ करने लगता है बहुत ज्यादा, और जब ये मान लो रैपिडली हमारे बॉडी में ग्रोथ करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन के सेल्स होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन खाना पीना होता है उसको ये लोग खुद खा जाते हैं, और इससे क्या होता है हमारी बाकी की बॉडी सूखने लगती है, मरने लगती है। तो यहाँ पे एंटी कैंसर कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे केमिकल एजेंट का इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेल्स को मारने के लिए जो हमारे सिर्फ और सिर्फ कैंसर के सेल्स को जाके मारेंगे और हमारी बॉडी को बचाते हैं। एग्जांपल हमारे यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट हो गया। तो ये हमारे दो टाइप की कीमोथेरेपी हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में। देखो यहाँ पे वैसे डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रिंसिपल है जिसकी वजह से कीमोथेरेपी हमारा स्पेशल होता है ना उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो उसका नाम होता है हमारा सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अब ये क्या होता है ना, अगर हम इसको जान गए तो पूरा कीमोथेरेपी का फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल समझते हैं, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये अटैक करने आए, मान लो कोई भी हमारे ये बैक्टीरिया वगैरह आ गया अटैक करने के लिए। अब जब ये हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये भी एक सेल्स है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है हमारे सेल्स होते हैं, तो एक बॉडी का ये भी सेल्स है। अब ये आके हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है और जहाँ क्या रहा है हमारे जो नॉर्मल सेल्स है, यानी कि ये हमारा मान लो ये हमारा ह्यूमन सेल्स है, तो इसके ऊपर जाके भी अटैक कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कि ये खुद भी एक सेल है और ये हमारे ह्यूमन सेल को अटैक कर रहा है और इनको डैमेज कर रहा है और इस तरह करके हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करता जा रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे ड्रग चाहिए जो यहाँ पे आके अपना असर दिखाएं। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे केमिकल एजेंट को लेके आते हैं और वो क्या करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको यहाँ पे मारते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारते हैं। लेकिन भाई अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे इस सेल को मार रहे हैं, तो ये भी तो चांस है कि ये हमारे ह्यूमन सेल को मार सकते हैं, ये भी तो चांस है, क्योंकि भाई ह्यूमन सेल भी तो हमारा एक सेल्स है। और ये जो ड्रग्स है ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में आकर जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको आगे डैमेज करते हैं। यहीं पे खेल होता है हमारा कीमोथेरेपी का। यानी कि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हमारे स्पेशल टाइप के ऐसे ड्रग्स होते हैं या एजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माइक्रोब्स वाले सेल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी को जाके मारते हैं। हमारे जो नॉर्मल के ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं या इसको हम होस्ट बोलते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक पर्सन है, आपको मैं जगह दिखाऊं, मान लो ये हमारा एक पर्सन है और इस पे आके क्या किया, किसी बैक्टीरिया ने हमारा अटैक किया है। तो बैक्टीरिया जब यहाँ पे आएगा तो बैक्टीरिया हमारा इन्वेटेड वाला बैक्टीरिया होगा जो अटैक कर रहा है, और ये जो हमारे बॉडी है, ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे होस्ट सेल बोल देंगे, यानी कि एक तरह मान लो विक्टिम है जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये ड्रग देंगे तो ड्रग क्या करेगा, सिर्फ ये जो बैक्टीरिया के सेल्स होंगे इन पे जाके अटैक करेगा, और जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं इस पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी इन विच अ ड्रग शुड एक्ट सिलेक्टिवली अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गन। यानी कि यहाँ पे क्या कि जो ड्रग है वो सिलेक्टिव तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारा माइक्रोब्स के ऊपर जाके अटैक करता है विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू होस्ट। यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन के सेल्स है, उनमें कोई भारी नुकसान
नुकसान नहीं, देखो माइनर सा तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई भारी नुकसान हमारा नहीं होता है। मेनली नुकसान हमारा किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी कि किसी एक सिलेक्टिव पर्सन के लिए वो टॉक्सिक है। ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये किसी सिलेक्टिव पर्सन के लिए टॉक्सिक है, बाकी के लिए हमारा नॉर्मल होता है, ये हमारा होता है। अब ये पॉसिबल क्यों हो पाता है भाई, ये भी तो है कि आखिर ये पॉसिबल क्यों है। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो हमारे बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं और जो हमारे ह्यूमन के सेल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अलग होता है। इसके अलावा जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स के अंदर चलती है वो भी हमारी दोनों के अंदर अलग अलग होती है। यही रीजन है कि हम जो हमारे ड्रग्स हैं उनको इस तरह तैयार करते हैं कि वो हमारे जो बैक्टीरिया की प्रोसेस है या बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसी पे जाके अटैक करेगा, हमारे इन वाले सेल्स पे जाके अटैक नहीं करेगा। इस तरह हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। सो द ड्रग शुड बी हार्मफुल टू द पैथोजन, इसलिए वो हमारा जो ड्रग है वो हमारे पैथोजन यानी कि माइक्रोब के लिए हार्मफुल है, लेकिन जो हमारा पेशेंट है उसके लिए सेफ रहता है। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे हमारे एंटी कैंसर के जो ड्रग थे उनमें जो मीथोट्रेक्सेट है वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं उसको जाके अफेक्ट करेगा, जो नॉर्मल सेल है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो ये ड्रग्स है, ये हमारा सेल बॉडी में जा रहा है और जो बैक्टीरिया के सेल्स है सिर्फ उनको जाके मार रहा है, होस्ट सेल हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरह ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये जो हमारे पूरे कीमोथेरेपी के जितने भी ड्रग्स है। अब देखो वैसे इसके प्रिंसिपल और भी आते हैं, यानी कि ये जो मैंने मैकेनिज्म में डाला ये भी एक तरह से प्रिंसिपल इसका आता है। इसके अलावा हमारे बाकी यानी कि जो एंटीबायोटिक में पढ़ाऊंगा ना वो सब आप यहाँ प्रिंसिपल में लिख सकते हो, पर मेन हमारा ये है, इसको लिख के आ जाओगे आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि ये पार्ट आएगा और साथ में हमारा कोई ना कोई ड्रग्स आएगा तो आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जो कीमोथेरेपी है वो दो तरीके से अपना एक्शन प्ले करेगा। बाकी हम आगे और भी जानेंगे, जब हम जो है पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे तब आपको और डिटेल में पता चलेगा। पहला हमारा होता है यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल। अब बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे ड्रग है, अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे आते हैं, एक यहाँ पे आता है साइडल यानी कि बैक्टीरिसाइडल, एक हमारा आता है स्टैटिक यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक। अब जो स्टैटिक वर्ड है वो हमारा स्टैटिक यानी कि एक तरह से कैसे आया है कि कोई चीज हमारी रुक गई है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इनोवेट हो गई है हमारी, यानी कि रुक गई है, वो वर्ड हमारा आता है स्टैटिक के मतलब। और साइडल का मतलब मान सकते हैं सुसाइडल यानी कि किसी चीज को मार देना, कोई मर गया तो उसको हम यहाँ बोल सकते हैं किल, यानी कि मरने वाला वर्ड है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है बैक्टीरिसाइडल, मतलब समझ लेना कि ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को मार देते हैं, यानी कि जड़ से खत्म कर देते हैं, वो हमारे होते हैं बैक्टीरिसाइडल, यानी कि सम ड्रग डायरेक्टली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरिसाइडल ड्रग, यानी कि जो ड्रग जो हमारे माइक्रोब्स को मार देते हैं और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगी, फास्टर रिकवरी होगी। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिसाइडल। देन हमारे एग्जांपल हमारे जैसे पेनिसिलिन जो हमारा ड्रग है वो एक बैक्टीरिसाइडल होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। देन हमारे यहाँ पे आता है बैक्टीरियोस्टैटिक। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट करना, यानी कि किसी चीज को रोक देना। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे, यानी कि ये बैक्टीरिया है अब ये आगे जाके 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, तो बस क्या करेंगे ये ग्रोथ को रोक देंगे, यानी कि बैक्टीरिया हमारा सिर्फ इतना रह जाएगा। और जब ग्रोथ रुक जाएगी, इसके अंदर का सारा काम रुक जाएगा, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने से लगता है और बाद में जो हमारा इम्यून सिस्टम वो क्या करेगा, इसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह हमारा काम करता है, यानी कि ये होता है हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। अब इसमें एग्जांपल हमारे जैसे टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, ये सिर्फ हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने अच्छे से दिखाया, जैसे ये हमारे वाले ड्रग्स आ रहे हैं और ये देखो कैप्सूल ने पूरे बैक्टीरिया को यहाँ से चीर दिया है, तो इस तरह हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें, सो कीमोथेरेपी इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यूजेस ड्रग टू कंट्रोल और एलिमिनेट इन्फेक्शन, यानी कि ये हमारे ट्रीटमेंट का वो तरीका है जिसमें हम किसी भी इन्फेक्शन या कोई डिजीज को मतलब ड्रग के द्वारा कंट्रोल करते हैं या बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये हमारा सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी पे मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है, जिससे हमको मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माइक्रोब होता है उसके ऊपर, और हमारे जो नॉर्मल सेल है उस पर लेस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा कीमोथेरेपी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कीमोथेरेपी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है और क्या उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जनरल वाला। तो ये था टोटल हमारा कीमोथेरेपी के बारे में। तो अब अगर आपको कीमोथेरेपी क्लियर हो गया होगा तो अब आपको क्या बताना है, कीमोथेरेपी क्या होता है, यानी कि उसको डिफाइन करना है और उसके नाम के बेस पे, और उसके अलावा डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, यानी कि ये जो हमारा कीमोथेरेपी है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। जो टॉपिक जब खत्म होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपसे उसी टाइम पूछ लूंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इसकी जो भी फुल फॉर्म है कमेंट सेक्शन में लिखो, और जो कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अभी बताएं। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। अब देखो क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या है, हर एक ड्रग की फार्माकोलॉजी बतानी है, और जो भी ड्रग आपको दिख रहे होंगे ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे क्या करते हैं कीमोथेरेपी में मतलब इस्तेमाल होते हैं। यानी कि एक बार अगर सिंपल रिवाइज करूं तो जैसे मान लो ये हमारे ड्रग्स हैं, यानी कि ये हमारे केमिकल एजेंट है, और ये क्या कर रहे थे, हमारे माइक्रोब्स को यहाँ पे मार रहे थे। तो ये जो हमारे ड्रग्स है ना, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और सिलेबस में भी मैंने आपको सारा कुछ बताया था। तो अब हमको हर एक ड्रग के बारे में कुछ जनरल बातें क्या करनी होगी। पहली बात है कि ये जो आपको ड्रग दिख रहे हैं ये हमारे हैं क्या, यानी कि इसका ब्रीफ इंट्रो जानेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे कि ये ड्रग हमारे कहाँ से आए हैं, यानी कि इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में
बात करेंगे जैसे मान लो कोई ड्रग है, जैसे हमारा पेनिसिलिन है, तो वो हमारा किससे बना होगा, पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस से बना होता है। तो इस तरह वो कहाँ से हमारा आया हुआ है, इसके अलावा वो हमारी बॉडी में काम कैसे करेगा, यानी कि जब ये हमारा ड्रग है बॉडी में आएगा तो हर ड्रग अपने डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, तो वो कैसे काम करता है। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे बॉडी में गया तो इसने इसको मार दिया, ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी की कौन सी बीमारी को ट्रीट कर रहा है, यानी कि उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कुछ बेसिक बात है जो हम हर एक ड्रग के बारे में यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले ड्रग यानी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन सल्फोनामाइड्स एंड कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। अब सल्फोनामाइड हमारा होता क्या है, तो वैसे ये कहा जाता है कि जो सल्फोनामाइड है वो हमारे एक ड्रग यानी कि सल्फा एनिलीअमाइड से निकला हुआ है, यानी कि पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये होता है हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपको पूरी रिंग दिख रही होगी। अब ये हमारा बेंजीन है तो इसमें हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, एक मिनट, हाँ ये हमारा लग गया पूरा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पैरा पोजीशन पे हमारा अमीनो ग्रुप लगा है, यानी कि ये पैरा अमीनो बेंजीन, तो ये हमारा हो गया पैरा अमीनो बेंजीन, और इधर हम इसको बोल सकते हैं सल्फोनामाइड। अब जो SO2 है वो हमारा सल्फो ग्रुप के लिए आ गया और ये NH2 हमारा अमाइड के लिए आ गया, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा सल्फोनामाइड। तो इसीलिए इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सल्फानालिडामाइड, यानी कि एक तरह से एनिलाइड और अमाइड, ये हमारा पूरा मिलकर सल्फोनामाइड बन जाता है। तो ये इसी के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सल्फोनामाइड होते हैं वो इसी, यानी कि ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, इसी का इस्तेमाल करके हमारे बाकी के ड्रग बनाए जाते हैं। ये होता है हमारा सल्फोनामाइड। अब देखा जाए तो जो सल्फोनामाइड है ये हमारे बहुत ही ओल्डेस्ट ग्रुप होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग का। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमारे जो ये कीमोथेरेपी वाले एजेंट है, कीमोथेरेपी इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे दो टाइप के हो गए थे, एक हमारा था एंटी माइक्रोबियल वाला और एक हमारा था एंटी कैंसर वाला, ठीक है। तो एंटी कैंसर वाला तो हमारा अलग बात है, इसको हमने यूनिट मतलब 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया था। अब जो एंटी माइक्रोबियल था इसका मतलब क्या था कि हमारे ऐसे ड्रग थे जो हमारे किसी भी तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे होने वाली बीमारी को ट्रीट करते हैं, कैसे, उसको मार के। तो उसी में ये हमारा पहला था, यानी कि बहुत ही ओल्डेस्ट हमारा माना जाता है सल्फोनामाइड, जो हमारे बहुत टाइम पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सल्फोनामाइड आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहे थे वो उस टाइम हमारे इससे ट्रीट होते थे। अब ये हमारा फर्स्ट इफेक्टिव सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट माना गया था, यानी कि सबसे ज्यादा उस टाइम इफेक्टिव ये हमारा माना गया था जब तक हमारे एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले तक हम इसको मानते थे। अब जो सल्फोनामाइड थे वो हमारे 1930 के दशक में लगभग इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, जब हमारा जो प्रोंटासिल है इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये लगभग हमारा मतलब बाद में ही आया था। अब ये ना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अपनी शो करने लग गया था, और इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो मॉडर्न कीमोथेरेपी है, आज के जमाने की कीमोथेरेपी है, उसकी शुरुआत हमारी लगभग 1930 के दशक से हो गई थी, और उसी टाइम के बाद हमारी फिर पेनिसिलिन की खोज हुई और एंटीबायोटिक चलने लग गए थे। अब जो हमारा सल्फोनामाइड है ये बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, यानी कि यहाँ मैं बैक्टीरिया अगर दिखाऊं तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि ये हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है, और जब ग्रोथ नहीं कर पाता है, इनहिबिट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कीमोथेरेपी में दोनों बता दिए थे कि कीमोथेरेपी मैंने क्या बताया था कि एक जो हमारे बैक्टीरिया है, यानी कि कोई भी हमारा मान लो कीमोथेरेपिक एजेंट है, केमिकल एजेंट है, वो क्या करेगा, या तो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा बैक्टीरियोस्टैटिक, या उसको मार देगा तो बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम दोनों टाइप में इसको क्लासिफाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है इनको बेसिकली हम यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, यानी कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड के बारे में। तो ये हमारे सल्फोनामाइड है इसको हम यहाँ पे उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे, यानी कि कितने टाइम तक हमारी बॉडी में वो अपना रोल प्ले करेंगे उसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे अगर देखेंगे बॉडी में, सबसे पहले आता है शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि क्या है कि ये जो ड्रग्स है ये हमारी बॉडी में जाएंगे, रैपिडली काम करेंगे और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि बहुत जल्दी काम करते हैं लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए काम करते हैं। भाई सिंपल है, मान लो बॉडी में गए, ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए हमारा ड्रग है, थोड़े टाइम रुका और अपना एक्शन दिया और हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। तो क्या है कि ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो रहे हैं और रैपिडली हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा सल्फाडाइजीन हो गया या सल्फीसोक्साजोल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब ये हमारे होते हैं मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि इनको हमारी बॉडी में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन हाँ अच्छे खासे टाइम तक हमारा टाइम मतलब अपना एक्शन बॉडी में देते रहते हैं, तो हमें अच्छा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल हमारा सल्फामिथोक्साजोल हो गया। अब मैंने जितने भी आपके जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि इसमें मेनली जो हमारा ड्रग है उसमें क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक एक ड्रग के बारे में हम लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या किया कि यहीं पे उसको डिफाइन कर दिया और यहीं पे उसका एग्जांपल दे दिया। तो आपको अलग से फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है और अलग से यहाँ पे इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपके जो दोनों काम थे, यानी कि जो आपका डिफाइन करना था, जो भी आपकी क्लास थी और जो उसके ड्रग थे, वो दोनों मैंने एक ही जगह पे दे दिए। थर्ड हमारे आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि दीज रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी कि ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी में लंबे
टाइम तक रोकते हैं, लंबे टाइम तक अपना एक्शन देते हैं। एग्जाम्पल हमारा सल्फाडॉक्सिन हो गया, और लास्ट में आता है टॉपिकल सल्फोनामाइड। अब ये क्या करते हैं कि जो लोकल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा सिल्वर सल्फाडाइजिन हो गया। तो ये हो गया हमारे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, और ये हमारा सबसे ज्यादा किसी भी ड्रग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो आखिर हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। तो जो हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये करता क्या है कि ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है बैक्टीरिया के अंदर में। अब जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब बैक्टीरिया को अगर अपने आप को ग्रोथ करना है तो बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर डीएनए आरएनए बनाने पड़ेंगे, फॉलिक एसिड बनेगा, और तब जाके अपनी बॉडी में ग्रोथ करते हैं। यानी कि एक तरह से हम उस वाले मैकेनिज्म को रोक लेते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया रिक्वायर फॉलिक एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यानी कि अगर बैक्टीरिया को डीएनए या आरएनए बनाना है तो बैक्टीरिया को जो है फॉलिक एसिड बनाना पड़ेगा। यानी कि फॉलिक एसिड जो होगा उसी के द्वारा जो है हमारा डीएनए आरएनए बनता है। ये हमारा फॉलिक एसिड है और इसी के द्वारा हमारे डीएनए आरएनए यहाँ पे फॉर्म होता है। अब जो सल्फोनामाइड है ये क्या करते हैं कि एक हमारा पाबा होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी कि पाबा होता है, उसके जैसा देखने में ये थोड़ा बहुत लगता है। तो अब नॉर्मल मैकेनिज्म समझते हैं कि नॉर्मली हमारा बैक्टीरिया काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया है और ये इसके यहाँ पे, अब देखो आपके ऑलरेडी इतने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कम बनाए हैं। तो मान लो ये आपका बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पाबा होता है, यानी कि बैक्टीरिया अपने अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के खुद के अंदर क्या होता है, पाबा होता है, वो उसके बाद वो ग्लूटामेट मिलाता है, फिर यहाँ पे टिरेडिन मिलाता है, और इन तीनों को मिला के क्या करता है, वो बनाता है अपने लिए डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। और बाद में ये डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है किसकी मदद से, फोलेट सिंथेस की मदद से, और बाद में यही डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में, यानी कि टीएचएफ में। और जब ये हमारा टेट्राहाइड्रोफॉलिक बन जाता है और ये हमारा डाईहाइड्रोफॉलिक बन जाता है, देन ये दोनों मिलकर हमारे जो है फॉलिक एसिड कहलाते हैं। और ये फॉलिक एसिड क्या करेगा, हमारा बनाता है डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करता है। और जब डीएनए आरएनए बनेंगे तो ये जो हमारा बैक्टीरिया ये अपने आप को ग्रोथ करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इससे हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो ये पूरा हमारा नॉर्मल काम होता है। अब ये जो हमारे सल्फोनामाइड होते हैं ये करते क्या है यहाँ पे कि जो हमारा फॉलेट सिंथेज है, देखो ये एक एंजाइम है, एएसई पर लगा एंजाइम है, तो ये क्या करता है, हमारे इन तीनों को डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोक देता है। यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया दिख रहा होगा, ये अपने अंदर क्या बनाता है, डीएनए आरएनए बनाता है। उसके लिए इसको चाहिए होता है यहाँ पे डाईहाइड्रोफॉलिक, यानी कि नॉर्मली फॉलिक एसिड। तो ये बनाता किसकी मदद से, हमारा फॉलेट सिंथेज एंजाइम की मदद से, जो हमारा ये बनाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि सल्फोनामाइड को जैसे ही हम लोग लेंगे हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं उनके पास पहुंच जाएगा, और देन बैक्टीरिया के सेल में क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा, जैसे ये कर गया। और सेल में एंट्री करने के बाद क्या करेगा, जो इनका एंजाइम होता है फॉलेट सिंथेज, इसको जाके यहाँ पे रोक देगा। और अगर एक बार ये रुक गया तो हमारे जो बैक्टीरिया है उसका क्या नहीं बनेगा, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा, इसके बाद हमारा टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा, तो हमारा फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, और फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारे डीएनए आरएनए नहीं बन पाएंगे, यानी कि माइनस देखो। और उससे क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो हमारी रुक जाएगी, यानी कि अब जो हमारी डिक्रीज हो जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ, और इस तरह से हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे रुक जाता है। देन बाद में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को उठा के बॉडी से बाहर फेंक देता है, और इस तरह हमारे सल्फोनामाइड जो अपना एक्शन प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल हमारा ये होता है। अब इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये हमारा ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन हमारा जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें भी अच्छे से ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इवन प्लेसेंटा तक भी पहुंच जाता है। तो जो प्रेगनेंसी लेडीज होती हैं उनमें थोड़ा ये बचा के दिया जाता है। देन ये हमारा लीवर में मेटाबोलाइज होता है और किडनी के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो हमारा सल्फोनामाइड है ये हमारा क्रिस्टल यूरिया कर सकता है, यानी कि जो हमारा किडनी होती है ना उसके अंदर यहाँ पे यूरिन फॉर्म कर सकता है, जो यूरिन पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी ये ड्रग खाते हो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ता है, यानी कि पानी आप अच्छे से लेते जाओ। अब इसके एक्शन के बारे में बात करें, अब देखो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि जो यूजेस हो गए और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए इसको सेम कर देते हैं। मैंने भी बहुत जगह किया है टाइम बचाने के लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं इनका डिफरेंस क्या होता है। शायद मुझे किसी कमेंट में पूछा था, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं इसका मतलब क्या है कि जब वो ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में जाके वो क्या एक्शन देता है, वो होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और यूजेस क्या होते हैं कि वो ड्रग हमारे किस बीमारी में हमारी हेल्प कर रहा है, वो होते हैं यूजेस। तो अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा था, ये हमारी बॉडी में जाके जो फॉलेट सिंथेसिस था उसको रोक रहा था, यानी कि इनहिबिट कर रहा था हमारे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को। इसके अलावा ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दे रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा था, ग्रोथ को रोक रहा था। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जब जाता है तो ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाता है। यहीं पे मैंने शायद आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ पे एंड में कि यहाँ पे है क्लासिफाई एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम, यानी कि जो एंटीबायोटिक हो गए या एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए सभी को आपके इनके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बेस पे क्लासिफाई करना है। अब ये वीडियो के एंड में करना है, सभी को करना है, जितने भी है ना सभी को यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने ये पूछा है कि हाउ सल्फोनामाइड वर्क, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था सल्फोनामाइड कैसे काम करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये ना कुछ सीरियस साइड इफेक्ट दे सकता है, जैसे हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि किसी को रेजेस हो सकते हैं, फीवर हो सकते हैं कुछ लोगों में। देन ये नोजिया वॉमिटिंग तो कर ही सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल यूरिया जो मैंने बताया कि आपके यूरिन में क्रिस्टल फॉर्म कर सकता
सकता है और जो आपके यूरेटर वगैरह में फंस के आपको मतलब किडनी स्टोन या बोल सकते हैं आपका जो यूरेटर में स्टोन है, पत्थर वगैरह पड़ जाए, ये आ सकते हैं। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया यानी कि कुछ पेशेंट में एनीमिया कॉज करने के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी यानी कि आपको लाइट से दिक्कत हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम है। अब यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करेगा, फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करेगा, और इधर जो वन है अगर कहीं पे जल वल जाते हैं तो उसमें जो टॉपिकल यूज के लिए मैंने आपको बताया था कि टॉपिकल के लिए जो आपका सिल्वर सल्फाडाइजिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस वाली प्रॉब्लम में हम यहाँ पे सल्फाडाइजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सल्फोनामाइड के यहाँ पे यूजेस, सिंपल यानी कि देखा जाए ओवरऑल आई होप आपको सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ड्रग अपना कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, और ये जो हमारा ड्रग है ये भी एक तरह से हमारा सल्फोनामाइड जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है जिसको हम यहाँ अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कोट्राइमोक्साजोल के बारे में तो ये भी हमारा एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, और ये ना कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर सिंपल देखा जाए तो कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है, हमारा 1 और 2 यानी कि 2 ड्रग का हमारा कॉम्बो होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसमें एक ड्रग तो हमारा सल्फोनामाइड होता है यानी कि सल्फामिथोक्साजोल होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इंटरमीडिएट वाले हमारे सल्फोनामाइड होते हैं उनमें हमारा सल्फामिथोक्साजोल दिखता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हमारे सारे सल्फोनामाइड के होते हैं, तो जब ये आप खत्म करके आओगे देन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यही हमारे ड्रग एग्जांपल होते हैं, तो इनके नाम भी आप अलग से लिख के आ सकते हो। तो एक हमारा सल्फोनामाइड यानी कि सल्फामिथोक्साजोल का इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारा और ड्रग होता है जिसका नाम क्या है, ट्राइमिथोप्रिम, और इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कोट्राइमोक्साजोल बोल देते हैं। यानी कि सल्फोमिथोक्साजोल के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं को, और ट्राइमिथोप्रिम के लिए यूज कर रहे हैं ट्राइमिथोक्साजोल। तो इन दोनों को मिला के हमारा जो मेन ड्रग बनता है उसका नाम क्या होता है, कोट्राइमोक्साजोल। अब देखो इनको साथ में इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों ड्रग आपस में मिलते हैं ना, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं। अब ये सब मैंने आपको 4th सेम में पढ़ाया था कि यहाँ पे क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट मिलता है। यानी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ए ड्रग मिलाया और साथ मैंने बी मिलाया, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सेम इफेक्ट देंगे और मेरा ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इफेक्ट मेरा डबल हो जाता है। तो इस तरह ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि सिनर्जिस्टिक या बोल सकते हैं एडिटिव इफेक्ट मेरे को देते हैं। और ये करेंगे क्या कि जो मेरे सल्फोनामाइड की थेरेपी थी, यानी कि कोई अकेले इसको दे रहा था, इसके इफेक्ट को बढ़ा देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हमको एक्शन देखने को मिलता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे हमारा काम करा था सल्फोनामाइड, कुछ उसी तरह ये भी हमारा काम करेगा। यानी कि ये क्या जाएगा, बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, एंट्री करके हमारे बैक्टीरिया सेल्स के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद इसके जो 2 ड्रग है वो अपना काम करेंगे कैसे। तो नॉर्मली क्या होगा, हमारी बॉडी में पावा होता है, जो सॉरी बैक्टीरिया की बॉडी में क्या होगा, पावा होगा, पावा फिर ग्लूटामेट होगा, फिर हमारा टेरिडीन होगा, और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं, जो हमारे एक फॉलेट सिंथेस की मदद से बनता है, ये एंजाइम से। देन ये हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाता है हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, यानी कि किसकी वजह से, डाईहाइड्रोफोलेट रेक्टेज की वजह से। और उसके बाद ये दोनों मिलकर यानी कि जो फैलिक एसिड बनता है ये हमारा बनाता है आगे जाके डीएनए एंड आरएनए, और ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नॉर्मली हमारा ग्रोथ करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ये ड्रग है यानी कि कोट्राइमोक्साजोल है, उसका जो हमारा सल्फोमिथोक्साजोल वाला पार्ट है वो तो हमारा सल्फोनामाइड होता है, और सल्फोनामाइड क्या करता है, हमने यहाँ भी देखा था कि ये हमारा फॉलेट सिंथेस को इनहिबिट करेगा। तो जो इसका पहला ड्रग है वो तो सेम काम करेगा, यानी कि वो हमारा फॉलेट सिंथेस वाला जो एंजाइम है उसको जाके इनहिबिट करेगा। इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना था ये हमारा कम बनेगा, और दूसरा जो हमारे इसके अंदर ट्राइमिथोप्रिम था ये क्या करेगा कि ये हमारा जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड था इसको जाके भी इनहिबिट कर देगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल अटैक हो रहा है, यानी कि ये इधर से भी रुक रहा है, ये इधर से भी रुक रहा है। और इस चक्कर में क्या है कि अब हमारा पूरा तरीके से यानी कि प्रॉपर तरीके से हमारा जो फॉलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है, और इस चक्कर में क्या होता है कि अब ये जो हमारे कोट्राइमोक्साजोल है ये हमारे बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करेंगे। यानी कि जो हमारा सल्फोनामाइड था ये हमारा स्टैटिक की तरह काम कर रहा था, जो हमारी इसकी ग्रोथ को रोक रहा था। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कोट्राइमोक्साजोल, ये इन दोनों को पूरे से मार ही देता है। कैसे मार देता है, इसको दोनों तरफ से खत्म करके इसके फॉलिक एसिड को बिल्कुल रोक देता है। और अगर फॉलिक एसिड बिल्कुल रुक जाएगा तो भाई अब आपको बताया कि बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाता है। बाकी जब हम इनको बनाते हैं तो इनका रेशियो हम लेते हैं, सल्फोमिथोक्साजोल को लेते हैं 5 और ट्राइमिथोप्रिम को लेते हैं 1, यानी कि 5:1 का हम इसको लेते हैं कॉम्बिनेशन में जब भी हम इनको बनाते हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा काम करता है। अब इसकी काइनेटिक के बारे में बात करें तो ये हमारा ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बाद हमारे बॉडी टिश्यू में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है और हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इसके एक्शन के बारे में बात करें तो ये जो कोट्राइमोक्साजोल है ये क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, यानी कि ये हमारे ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को इफेक्ट करेगा। इसके बाद इसके ड्यूअल एक्शन की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और ये रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को, यानी कि कोई रेजिस्टेंस को रोक नहीं पाता। अब एडीआर देखा है, एडवर्स इफेक्ट क्या देखा है, तो ये नोजिया एंड वॉमिटिंग कर सकता है, देन स्किन में कुछ रिएक्शन कर सकता है, देन बोन मैरो सप्रेशन कर सकता है,
इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये होगा इसके एडवर्स इफेक्ट। अब इसके यूजेस के बारे में अगर बात की जाए तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको ट्रीट करेगा। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है इसमें, यानी कि सल्फोनामाइड, और ये दोनों ही हमारे क्या इन तीनों में सेम है। इसके अलावा ये एक और नई चीज है, यानी कि न्यूमोसिस्टिक निमोनिया में भी हेल्प करता है, यानी कि ये एक हमारी सीरियल प्रॉब्लम होती है, यानी कि पोटेंशियली फैटल, यानी कि डेंजर, यानी कि जानलेवा भी होती है। और ये हमारा लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जिसमें जो एक फंगस होता है हमारा न्यूमोसिस्टिक जीरो वैक्याई, इसकी वजह से ये हमको यहाँ पे मतलब इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स के अंदर में, जो घातक होता है। तो उससे ट्रीट दिलाता है हमको कौन सा, ये वाला, यानी कि हमारा कोट्राइमोक्साजोल। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, आपको सिंपल अपनी ही लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारा कुछ दिया है, और ये मैंने खुद से बना दिया, आपको अच्छे समझ आए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा। तो अगर भाई अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना। बाकी अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये नोट्स कैसे हैं और इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से हम थोड़ा जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एंटीबायोटिक, देन डिस्कस कंप्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन एंड अदर। यानी कि देखा जाए तो अब हमारी जो पूरी यूनिट है इसका बचा हुआ पार्ट है एंटीबायोटिक, और इस पूरे के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो जो कीमोथेरेपी थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ऐसे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमारी बीमारी से हमको ठीक करते हैं। और कौन सी बीमारी, जो हमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही थी, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे थे, हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। तो ये जो हमारे एंटी माइक्रोबियल, एक तो हमारे एंटी कैंसर वाले थे जो हमने यूनिट मतलब 5th सेमेस्टर पढ़ ही लिया था, उसका दूसरा पार्ट हमारा होता था एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ना, उन्हीं का एक पार्ट हमारे होते हैं एंटीबायोटिक। अब देखो एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, जो हमारे हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बचाते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ये स्पेशल हमारे बैक्टीरिया के लिए बने होते हैं, यानी कि जो बीमारी हमें किसी तरह के बैक्टीरिया से होते हैं उनके लिए हम लोग जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमको जो है एंटीबायोटिक के बारे में सिंपली बात करनी है। तो अगर हम थोड़ा बात करें कि एंटीबायोटिक हमारे होते क्या है, तो अगर हम नाम से समझे तो एंटी वर्ड हमारा आता है यहाँ पे, एंटी मतलब होता है अपोज करना, और जो हमारा बायोटिक्स वर्ड है ना, बायोटिक्स का सिंपल मतलब होता है बायो, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं किसी तरह के छोटे छोटे जो जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम यहाँ छोटे जीव में या कीड़े बटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली क्या होते हैं कि ये हमारे एनवायरमेंट में घूमते, मतलब बहुत जगह प्रेजेंट है, और ये बहुत ही बारीक, बहुत ही माइक्रो मिनी सेकंड मतलब ऐसे होते हैं, बेली वाले साइज के होते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। अब पहले क्या हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी, इतिहास की बात करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, उस टाइम क्या था कि जैसे लोगों को इनके बारे में पता नहीं था जो एंटीबायोटिक वगैरह है। तो अगर कोई भी पर्सन है, मान लो उसके कहीं भी चोट लग जाती, मान लो यहाँ पे हाथ पे, तो ऐसा मान लो किसी का घाव खुल गया ये वाला, तो वहाँ क्या हो रहा था कि इन्वायरमेंट के आस पड़ोस के जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो यहाँ पे आके लग जाते हैं। और जब यहाँ पे आके लगते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं, और ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब पहले एंटीबायोटिक तो थे नहीं, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये पूरे पहुंच जाते थे ना, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी को ये खत्म कर देते हैं, यानी कि बुखार आना, इन्फेक्शन होना, और इसीलिए इनको इन्फेक्टेड डिसीज भी बोलते हैं। और ये किसी बंदे की जान तक ले सकते थे, यानी कि पहले तो इन्फेक्शन की वजह से मरना आम बात थी, लोगों को लगता था कि इन्फेक्शन हो गया अब बंदा बचेगा ही नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक का कंसेप्ट ही नहीं था। तो इस तरह ये पूरा का पूरा खेल हमारा चलता था। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ देखने को, और दूसरी बात नुकसान की पता क्या थी, वो कहानी से पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे क्या करते थे, जैसी बॉडी में आते थे हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करते थे, डिजीज करते थे। अब डिजीज मान लो जैसे यूटीआई कर दिया, यानी कि यूरिनरी जो हमारा ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन कर दिया, फिर आरटीआई कर दिया, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा सांस लेने वाला श्वसन तंत्र है, उसमें कोई इन्फेक्शन कर दिया। और अगर इनमें कोई भी होगा, मान लो सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो ना कोई बात कर पाएगा, ना कोई सांस ले पाएगा, और धीरे धीरे बंदा मर जाता था। तो इस तरह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, बॉडी में बीमारी कॉज करते थे। और उस टाइम क्या था कि इनके लिए कोई दवाइयां नहीं बनी थी, अगर हम कोई नॉर्मल ड्रग देते भी थे तो वो बॉडी में जाके क्या है, इनको नहीं मार पाता था, और ये पूरे में बॉडी में क्या करते थे, बीमारी कॉज करते थे। तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी, ये बॉडी में जाके बीमारी तो कॉज कर रहे थे, लेकिन और क्या था कि ये अपने आप को रैपिडली ग्रोथ करते थे। जैसे मान लो बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गए या कुछ पहुंच गए, तो ये अपने आप को रैपिडली ग्रोथ करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, और ग्रोथ कर करके हमारी बॉडी के ढेर सारे सेल्स में पहुंच जाते थे, और हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करके, इन्फेक्ट करके, खुद उनकी जगह लेके, और उनको एक तरह से बीमारी कर देते थे हमारी पूरी बॉडी में। और वो ठीक तो हो नहीं जा रही थी उस टाइम, कोई मतलब दवाई नहीं थी, तो वो पूरी बॉडी को खत्म, यानी कि इंसान मर तक जाता था उस टाइम। तो उसी टाइम ये मान लो कि सन 1930 के दशक की बात है, सन 1930s की बात है, और ये देखा था एग्जैक्टली 1928 की बात है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ मतलब रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो उनकी मान लो ये पूरी लैब वगैरह थी, और वो क्या हो रहे थे, वहां से घर पे चले गए, मतलब उनको जाना था, मतलब कुछ काम के लिए छुट्टी पे चले गए। तो एक पेट्री प्लेट थी ये मान लो इस तरह की, और उनमें क्या ना बैक्टीरिया की इस तरह की कॉलोनी फॉर्म हो रही थी। अब जो बैक्टीरिया है हमारा,
उसकी जो स्टडी करते हैं वो हम इस तरह करते हैं कि मान लो ये हमारे एक पेट्री प्लेट्स है, तो उसमें इस तरह से ना हमारे बैक्टीरिया शो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इस तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, थोड़े कलर फॉर्म, मतलब कोई भी कलर डाल देते हैं, रेड ग्रीन या कुछ भी, तो पूरे बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह में कलरफुल जो है कॉलोनी दिखना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल था, हमारा फंडा होता है। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा कि जब वो छुट्टी से लौट के आए तो एक कोई भी फंगस वगैरह उसके पास पहुंच गई थी जो हमारा ये है, और उसने क्या देखा कि जो हमारे ये बैक्टीरिया थे वो यहाँ पे कुछ खत्म हो गए थे। अब खत्म उन्होंने पहचाना कैसे, क्योंकि बैक्टीरिया दिखने नहीं थे, तो जो कॉलोनी होती है ना वो कुछ इस तरह दिखने लगी, यानी कि ये पूरे बैक्टीरिया होते हैं हमारे घने घने, तो पूरे ऐसे दिखते हैं, मतलब पूरा लेवल में। और जब उन्होंने देखा तो कुछ इस तरह, यानी कि देखो एग्जैक्टली तो मैं वहां पे नहीं था तो मैं आपको एग्जैक्टली एक एक चीज बता पाऊँ, बस समझने के लिए आपको समझ आएगा कि ये मान लो कि उनको ऐसे करके देखा कि कुछ जो हमारा एरिया था पूरा वो यहाँ पे खाली हो चुका था, मतलब मान लो पहले ये पूरे में दिख रहे थे बैक्टीरिया, अब उन्हें सिर्फ इतने एरिया में दिखने लग गए। और उसने उससे क्या आइडिया लगाया कि जो ये जगह थी इस जगह के जो हमारे बैक्टीरिया वो मर चुके हैं, और उन्हें पहले क्या था कि भाई माइक्रो जो हमारे बैक्टीरिया बाहर है ना वो तो मरते ही नहीं थे, तब तो ये हमें पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे एक हमारा फंगस था, और उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम। नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम, ये उस फंगस का नाम था। और उसने क्या किया, यहाँ पे उस वाले जो हमारे ग्रोथ हो रही थी बैक्टीरिया उनको मार दिया। तो इस फंगस ने इस बैक्टीरिया को मार दिया, और वहीं से हमको ये आइडिया लगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में आकर हमको बीमार कर रहे हैं, ये नॉर्मल हमारे ड्रग से नहीं मरते, बल्कि हम क्या करेंगे कि इन्हीं के जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस्तेमाल करके अगर हम कोई दवाई बनाते हैं तो हम जो है इनको मार सकते हैं। और यही हुआ था कि उस टाइम जो हमारे ये पेनिसिलिन था इसकी फिर खोज हुई, और यहीं से हमारी खोज होती है, मतलब पेनिसिलिन जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो लोग नॉर्मली ऐसे चोट हो जाते थे, इन्फेक्शन वगैरह, वो एंटीबायोटिक खाने लगे, और एंटीबायोटिक खाने की वजह से क्या है कि अब उनके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो मरने लग गए, और लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जो है इसकी वजह से आज तक जान बचती हुई आ रही है। तो बोल सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक की खोज थी वो वन ऑफ द बेस्ट खोज थी और बहुत जरूरी खोज थी, क्योंकि अगर वो खोज नहीं होती तो आज भी आपने देखा होगा नॉर्मल कोई चीज होती है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो आज भी जो है इसकी वजह से लोगों की जान बच रही है। तो ये खोज बहुत ही महान खोज मानी जाती है। तो अब उन्होंने किया क्या था कि जैसे ये मान लो पेनिसिलिन नोटाटम है, इसको लिया और इसी फंगस से देन उन्होंने आइसोलेट करके, यानी कि इसको पूरा एक्सट्रैक्ट वगैरह करके इसके अंदर से ड्रग निकाला, जिसका नाम बाद में पड़ा पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन बनती है हमारी पहली एंटीबायोटिक, जो हमारी किसको हराती है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया को मारती है और हमारी बॉडी को ठीक करती है। तो इस तरह एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एंटीबायोटिक में हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो खुद भी किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, और ये आगे जाके भी किसी तरह माइक्रो उनको मारते हैं या मेनली हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उससे भी हमको राहत मिलती है और वो भी हमारी ठीक होती है। तो इस तरह ये पूरा काम करती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा पेनिसिलिन है तो वो हमारे पेनिसिलियम नोटाटम से बना हुआ है, और वो हमारा आगे जाके बैक्टीरिया को मार के हमारी बॉडी को ट्रीट करता है। तो ये हमारा हो गया पूरा इसका एकदम। तो अगर हम बात करें इस एंटीबायोटिक के बारे में, वही लिखा है कि ये हमारे ड्रग्स है और ये हमारे किसी तरह के बैक्टीरिया को यहाँ पे मार रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक फंगस है और ये हमारे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को मारता है, यानी कि फंगस हमारा बैक्टीरिया को मार रहा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए क्या बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया, यानी कि ये हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे माइक्रोब्स को मारते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, स्पेशली हमारे बैक्टीरिया के लिए। अब दीज ड्रग आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अब जो एंटीबायोटिक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो थ्रोट इन्फेक्शन है तो उस केस में हम यहाँ पे एमोक्सिलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कई केस में फीवर वगैरह होता है उसमें भी हम लोग एमोक्सिलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब जो एंटीबायोटिक है मेनली हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अच्छा काम करते हैं। तो जो लोग देखते होंगे कि किसी को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, उसमें भी लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक देते रहते हैं। भाई एंटीबायोटिक हमारे वायरस के खिलाफ काम ही नहीं करती है, तो उसको वायरस के लिए देके कोई फायदा नहीं है। तो जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन या नॉर्मल कोई फीवर वगैरह है, उस केस में एंटीबायोटिक ना दो, क्योंकि अगर बिना मतलब कि हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाएगा और बॉडी क्या करेगी, उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। यानी कि अब जो हमारी बॉडी में एक्चुअल में अगर कभी कोई भी मतलब बैक्टीरिया की वजह से नुकसान होता है तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसीलिए ट्राई करो कि जितना कम से कम हो सके, जब जरूरी हो तभी आप सिर्फ जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो। बाकी यही बात सिंपल है कि मान लो मान लो हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है, मान लो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया मतलब एंट्री मारता है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री आता है, वो डिजीज करता है। नॉर्मल क्या बैक्टीरिया का डिजीज किया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे और ये क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को रोकेगा, और जब बैक्टीरिया रोकेगा तो डिजीज भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया जो वजह थी जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही थी वो वजह हमने खत्म कर दी, तो अगर वजह खत्म हो जाएगी तो ये हमारी डिजीज ठीक हो जाएगी। और ये जो एंटीबायोटिक है ये खुद हमारे किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा पेनिसिलिन है वो एक फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से मिलकर बना होता है।
तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये वही है जो मैंने आपको बताई थी कि जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है वो हमारी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है मेडिकल साइंस में। और जो पहली एंटीबायोटिक है वो हमारी 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक हमारा फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम, उसने क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। और यहीं से हमारी जो है एंटीबायोटिक की खोज होती है। और जो आपको पता है, जब एक बार खोज हो जाती तब तो फिर साइंटिस्ट लोग बार बार नई नई चीज़ों को ट्राई कर करके आज तो ढेर सारी एंटीबायोटिक हमारी बन चुकी है। फिर लेटर मैनी अदर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, जैसे हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था हमारे सैल्मन भाई ने, यानी कि सैल्मन बेक्समैन जी ने 1943 में। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन 1948 में, फिर क्लोरामफेनिकोलाइन 1947 में। और इस तरह हमारी जो इन्फेक्टेड डिजीज थे उनका आज रिवलाइज हो चुका है, यानी कि ढेर सारी दवाइयां हमारी बन चुकी है। अब द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ग्रेटली रिड्यूस बाई मोर्टेलिटी, यानी कि जो एंटीबायोटिक है ना उसने जो मोर्टेलिटी डेथ का रेशियो था, जो मैंने बोला कि वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, ओवरऑल हमारा डेथ रेशियो यहाँ पे बहुत कम हो गया। और अब कल आजकल क्या है कि बहुत सारी डिजीज हमारी ट्रीटेबल है, मोस्टली हमारी इन्फेक्टेड डिजीज जो है वो ट्रीट हो जाती हैं। अब ये जो हमारे एंटीबायोटिक है इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एंटीबायोटिक को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक होता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी जो एंटीबायोटिक है, हमारी जो दवाई है, ये आखिर काम कैसे करेगी उसके बेस पे। देन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी कि एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड। इसके अलावा टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बेस पे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जैसे आपको ये बैक्टीरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस बैक्टीरिया को हम यहाँ पे सिंबल 4 तरीकों से मार सकते हैं। पहले क्या है कि ये आपको दिख रही होगी, ये होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या है कि ये वो एंटीबायोटिक होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो हमारी क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है इसके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया की यहाँ पे सेल वॉल नहीं बचती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ढेर सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जब भी सेल के अंदर होता है। और ढेर सारे पानी की वजह से क्या है कि अब इसकी बैक्टीरिया सेल वॉल है नहीं, तो ये मजबूत तो रहेगा नहीं, तो बैक्टीरिया हमारा फट जाता है, वस्ट हो जाता है, और ऐसे हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। यानी कि ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। और इसमें एग्जांपल हमारा आता है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। फिर आते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब देखो बैक्टीरिया भी हमारा एक सेल होता है, और एक सेल है तो बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया की बनने वाली प्रोटीन को रोक देते हैं। और अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया हमारा जिंदा नहीं रह पाएगा। इसमें एग्जांपल आते हैं टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड क्लोरामफेनिकोल। देन हमारे आते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। अब देखो आपको बताया कि डीएनए आरएनए हमारे चाहिए, और डीएनए आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, यानी कि रिड्यूस करेगा। तो अगर हमारे बैक्टीरिया के पास क्या करते हैं ये वाले, कि ये उसके डीएनए आरएनए को बनने नहीं देते, और जब तक जेनेटिक मटेरियल नहीं बनेगा कोई भी सेल XYZ हमारा क्या करेगा, रेप्लिकेट नहीं हो सकता, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो ग्रोथ नहीं करेगा और अंदर भी कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे हमारा सेल मर जाता है। यानी कि ये भी हमारा न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स है जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया, जो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स होती है, उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे फॉलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे है, जिसमें फॉलिक एसिड बनता है हमारा मेटाबॉलिक इसके अंदर, जो बैक्टीरिया इसके अंदर, और फॉलिक एसिड बनेगा वही आगे जाके हमारा डीएनए आरएनए बनाता है। तो जो ये वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फॉलिक एसिड को नहीं बनने देते, और अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और इस वजह से ये भी अपना एक्शन प्ले करेंगे। इसमें हमारा आता है एग्जांपल सल्फोनामाइड और कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्शन, यानी कि किस तरह हमारा जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे हम उसको मार सकते हैं, यानी कि कोई भी ड्रग कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। देन हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के बारे में। अब आपको बताया कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे ढेर सारे और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इसी बेस पे हम एंटीबायोटिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि यहाँ पे हमारे ऐसे एंटीबायोटिक आते हैं जो मतलब अलग अलग टाइप के जो वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनको मार सकता है, यानी कि हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारेगा। तो ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया और एमोक्सिलिन हो गया। देन बारी आती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया को मारते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को मारेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो पेनिसिलिन जी है, जो हमारी एक नेचुरल पेनिसिलिन होती है। ये क्या करती है कि जो सिर्फ हमारे ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ही मारने में काम आती है। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन एक्शन। अब इसमें क्या है कि कोई भी जो हमारा एंटीबायोटिक है वो अपना काम कैसे दिखाएगा उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें एक आता है बैक्टीरिसाइडल, यानी कि ये वो एंटीबायोटिक है जो हमारे बैक्टीरिया को डायरेक्टली मार ही देते हैं, यानी कि ये है इसको पूरा खत्म कर देंगे। ये हमारे होते हैं बैक्टीरिसाइडल। एग्जाम्पल इसमें पेनिसिलिन होता है, सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं और हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। देन हमारा आता है यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक। अब ये क्या होता है कि ये हमारे वो एंटीबायोटिक होंगे जो बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को रोकेंगे, यानी कि मान लो इन्होंने सिर्फ ग्रोथ को रोक दी और इसके बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो इम्यून सिस्टम वो बाकी इसको बाहर फेंक देता है, लेकिन सिर्फ ये ग्रोथ को निकालते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे हो गए टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड हमारा सल्फोनामाइड।
अब यहाँ पे हमारा लास्ट आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है कि हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसको ऑलरेडी पढ़ा था, तो वहाँ आप डिटेल में थोड़ा देख सकते हो। बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक हमारे होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इनमें क्या होता है, हमारी बीटा लैक्टम की इस तरह की रिंग होती है। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पेनिसिलिन हो गया, सेफलोस्पाइरिन हो गया। फिर हमारे आते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अब इसमें हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, साथ में हमारा अमीनो ग्रुप लगा होता है, ये हो गए अमीनो ग्लाइकोसाइड। इसमें हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया। देन हमारे आते हैं टेट्रासाइक्लिन। अब इसमें क्या होता है कि 4 हमारी साइक्लिन की रिंग लगी होती है, इसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन। एग्जाम्पल हमारा हो गया टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। देन हमारा आता है यहाँ पे मैक्रोलाइड। अब जो मैक्रोलाइड है ये बेसिकली हमारे बड़ी इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है, इसीलिए इसका नाम मैक्रोलाइड है। मैक्रो मतलब बड़ी, लाइड मतलब रिंग हो गई। इसमें एग्जाम्पल हमारे हो गए एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। और फिर हमारे एक यहाँ पे मिसलिनियस कंपाउंड आता है क्लोराम्फेनिकोल, जिसमें हमारा क्लोरीन ग्रुप आता है और फिनाइल ग्रुप आता है, ये हमारा क्लोराम्फेनिकोल हो गया। तो ये हमारे हो गए पूरे पूरे ड्रग बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे। तो अब अगर देखा जाए तो हमने एंटीबायोटिक का एक पूरा ब्रीफ इंट्रो समझ लिया कि कैसे क्या होता है और कैसे काम करेंगे, हिस्ट्री वगैरह। अगर कभी एग्जाम में आते हैं अब ये सब लिख के आ जाओगे। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के जो मेन ड्रग्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अपने पेनिसिलिन के बारे में। तो देखो मैं यही बोलूंगा कि जितना एंटीबायोटिक का फंडा है और ये सब है, ये सब आप ऑलरेडी मेडिकल में पढ़ चुके हो। तो अगर आप वहाँ पे देख लोगे तो एक बार फिर भी यहाँ देख लो, आपका रिविजन ही हो जाएगा। बाकी वहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है तो आप वहाँ पे और अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करें अगर पेनिसिलिन के बारे में, तो पेनिसिलिन आर अ ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब एक हमारा टाइप होता है बीटा लैक्टम का, तो उसके अंदर ये बिलोंग करते हैं। इनका ये नाम क्यों होता है, क्योंकि बीटा लैक्टम में क्या होता है कि इस तरह की हमारी एक बीटा रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब ये हमारे ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पेनिसिलिन है वो पहली एंटीबायोटिक थी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी पहले। आजकल थोड़ा कम होती है, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया है नॉर्मली उन्होंने इसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। जैसे मैं आपसे बोलता था कि अगर बिना मतलब के खाएंगे तो हमारी बॉडी में इनके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, तो अब बैक्टीरिया इनसे नहीं मरेंगे। लेकिन अब क्या है कि पेनिसिलिन हमारी पहली थी, तो अब लगभग हर किसी की बॉडी में इसके लिए जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई, इसलिए पेनिसिलिन थोड़ी कम इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हाँ, इसके कुछ और वर्जन बनाए गए जो आगे देखते हैं। तो ये हमारे क्या है कि दे आर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉमनली यूज एंटीबायोटिक इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हमारी एक एंटीबायोटिक थी। अब ये जो ड्रग है यानी कि ये वाली पेनिसिलिन है, ये मेनली हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ अपना काम करती है। यानी कि देखा जाए तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ अपना काम करती है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देती है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग देखती है। और ये गुड सेफ्टी प्रोफाइल में भी इसका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान हमारा होता है। अब ये जो पेनिसिलिन है ये बेशक हमारी ग्राम पॉजिटिव है, यानी कि नैरो हो गई, लेकिन ये हमारी बैक्टीरियासाइडल होती हैं, यानी कि थोड़ी ज्यादा घातक होती हैं। और ये हमारे जो माइक्रोब्स है उसको बिल्कुल ही, यानी कि यहाँ दिखाऊं तो ये पूरे ही इसको जान से मार देती हैं। तो ये हमारे बैक्टीरियासाइडल होती हैं, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली मार देती हैं। ये हो गया हमारा पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये हमारी होती है बीटा लैक्टम की रिंग। ये हमारा पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है और ये आप पूरा देख सकते हो, ये है पेनिसिलिन का। अब यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज्यादा बात नहीं करनी, ये सारी बात आपको जो है मेडिकम के अंदर करनी, तो वहां पे जाके देख सकते हो। थोड़ा बात करें हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, वैसे तो यहाँ भी नहीं करी, पर मैंने ऐड कर दिया कि अगर 10 नंबर में आता है थोड़ा बहुत बल्क आपके पास रहेगा। तो यह बात करते हैं कि जो पेनिसिलिन की खोज है वो हमारी एक ग्रेटेस्ट खोज मानी जाती है पूरी मेडिसिन हिस्ट्री में। और जो पेनिसिलिन है उसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और इसके मतलब कैसे खोजा था, एक मोल्ड हमारा था पेनिसिलियम नोटाटम, यानी कि एक तरह से मान सकते हो कि फंगस था जो हमारा क्या करा था, जो उसने रोक दिया था हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को पेट्री प्लेट यानी कि कल्चर प्लेट के ऊपर। बाद में क्या हुआ था कि यही सब्सटेंस हमारा आइसोलेट किया गया और उसके बाद इसको डेवलप करके एक ड्रग बनाया गया और इससे हमारी पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई जिसका नाम था पेनिसिलिन। अब ये जो ड्रग था इसने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूश कर दिया था, यानी कि एक तरह से रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, कि पूरे हमारे जितने भी इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं उससे, और उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइफ यानी कि लाखों करोड़ों जिंदगी इसकी वजह से बची थी। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया ये आखिर काम कैसे करता है। बाकी दोस्तों थोड़ी आवाज़ में अगर गड़बड़ हो तो यार मैनेज कर लेना, आपको बताया एक तो लॉन्ग वीडियो बनती है, फिर थोड़ा मौसम भी चेंज होता है, कई बार एकदम यहाँ पे बारिश भी कई बार हो जाती है और पानी ठंडा पीने का मन करता है, हो जाता है, थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो इसके लिए मैं यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक तो खाने नहीं वाला हूँ, बेशक खा सकते हैं लेकिन ठीक है यार, जितना कम खाओगे उतना आपके लिए ठीक है। जब सीवियर कंडीशन हो तभी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो, या जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करो, और कोई फॉर्मल डॉक्टर की सलाह से। ये नहीं कि आप मेडिकल स्टोर पर चले गए, वो तो दे ही देते हैं, किसी फॉर्मल की मतलब एक्चुअल में जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह से आप लोग इसे इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारे पेनिसिलिन है ये आखिर काम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा होता है बैक्टीरिया का पूरा सेल, और इस सेल पे हमारी ऊपर ये आपको दिख रही होगी ये बनी होती है पूरी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल बनी कैसी होती है ना, इसको समझते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है वो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर से बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन में क्या है, एक तो हमारा पेप्टाइड आएगा और यहाँ पे ग्लाइकन ये आ गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे एक होता है नैग, एक होता है नैम, एक होता है नैग, एक होता है नैम, फिर यहाँ पे नैम होता है, नैग होता है, नैम होता है, नैग होता है। तो इस तरह से ये पूरी हमारी बाई लेयर, यानी कि एक इधर
इधर चलती रहती है, एक हमारी इधर चलती रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आती है पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पे जो पेप्टिड वो हमारी अमीनो शुगर के लिए बोला जाता है, जो अमीनो एसिड होते हैं। तो ये हमारी 5 यानी कि इस तरह से 5 हमारे अमीनो एसिड की शुगर होती है ये, और यहाँ पे हमारी ये 5 होती है, फिर हमारी यहाँ पे 5 होती है, फिर हमारे यहाँ पे 5 होती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब होती है इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग। और क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि अब यहाँ से हमारा सेकंड नंबर का यहाँ के तीसरे नंबर के साथ जाके जुड़ेगा, और ये जो बीच में जुड़ता है ये भी हमारी अमीनो एसिड की चेन के द्वारा जुड़ता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा ग्लाइसिन होता है, यानी कि ये ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन और फिर ग्लाइसिन, ऐसे 5 हमारे ग्लाइसिन जब जुड़ते हैं, ये सारे हमारे अमीनो एसिड के मतलब पार्टी हो गए। तो ये यहाँ पे जब जुड़ते हैं अमीनो एसिड ही हो गए, तो जब जुड़ते हैं तब जाके हमारी ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ऐसे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो इन्हीं से मिल मिल के हमारी ये पूरी सेल वॉल, ये मैंने एंड में हार्ड दिखा दी, पर इसी तरह मिल के हमारी पूरी ये सेल वॉल है, ये पूरी सेल वॉल हमारी यहाँ पे बनी होती है। तो सेल वॉल आपको पता चल गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा बन रहा है, यानी कि ये जो पूरा फॉर्म हो रहा है, ये एक एंजाइम होता है हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज, उसकी मदद से बनता है। ये जो पूरी क्रॉस लिंकिंग हो रही है, और इसकी पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। अब ये जो हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोल देते हैं। यानी कि देखो, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हमारा पेनिसिलिन की वजह से नाम रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग है, ये इसका नाम क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। और ये जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी क्रॉस लिंकिंग की वजह से, क्रॉस लिंकिंग के लिए। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो हमारी सेल वॉल बन रही है, इसकी सेल वॉल के बनने में हमारा मेजर रोल प्ले कर रहा है ये एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। और इसी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब जैसे एग्जांपल वही बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे एक पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो उस पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने क्या लिया था कि उसको हमने एक फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम, उससे लिया था, इसीलिए उसके पेनिसिलियम से हमने नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन रख दिया। तो जो रिलेटेड होता है उसी से नाम उसका रख देते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो ट्रांसपेप्टाइडेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे इस पूरे को बाइंड कर रहा है। जो पेनिसिलिन है वो हमारे इसी पे जाके बाइंड करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हमने यहाँ पे नाम रख दिया। तो अब क्या होता है, ये आपको पूरा दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पेनिसिलिन आएगा, और वो यहाँ पे ऐसे इस तरह के बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है इनकी पूरी बाइंडिंग के लिए। तो इस पे आ गई, यानी कि जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, इसका पूरा स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे जो पेनिसिलिन है उसकी ये वाली जो दिख रही होगी, ये मान लो कि ये हमारी पूरे इस पे जाके इस तरह से ब्लॉक कर देती है। और जब इस तरह यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, तो इससे क्या होता है कि अब ये जो हमारी क्रॉस लिंकिंग हो रही थी, ये यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। और जब ये हमारी क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो जाएगी, तो भाई ये जो पूरा जुड़ तो जाएगा, लेकिन बहुत ही कमजोर बनेगा। और जब ये जो हमारा सेल है, अगर ये कमजोर बनेगा, यानी कि मान लो हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, लेकिन ये बहुत ही वीक बना है। वीक क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इनकी जो क्रॉस लिंकिंग थी वो हमारी प्रॉपर नहीं हो पाई। तो अब क्या होगा कि बैक्टीरिया में थोड़ा वो है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने अंदर क्या लेता है, पानी को मतलब एब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो सेल वॉल है वो उसको बचा के रखती है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही लचीलेपन होते हैं। यानी कि आप देखोगे नॉर्मल ऐसा नहीं है, बहुत ही फिक्स शेप है, देखो ऐसे पूरे और लचीले टाइप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर आपको होता है ढेर सारा पानी है, पानी को अपने अंदर इस तरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। और जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपको होता है कि सेल वॉल हमारी कमजोर है, तो सेल वॉल कमजोर है, पानी इधर प्रेशर डालेगा, और जब पानी प्रेशर डालेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, बैक्टीरिया इसको पूरे को फाड़ देगा। यानी कि ये पूरा हमारे इस तरह से रप्चर हो जाएगा। और रप्चर हो जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाइसिस हो चुकी है हमारी बैक्टीरिया की, यानी कि बैक्टीरिया हमारा टूट चुका। जब एक बार टूट जाएगा तो बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाएगा। यानी कि इस तरह, यानी कि आप समझ रहे हो कि एंटीबायोटिक कुछ इस तरह काम करता है हमारी बॉडी में जाके, कि वो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जाके सच में मार देता है। तो ये इस तरह हमारा पूरा काम करता है। और ये थी हमारी पूरी पेनिसिलिन की, यानी कि बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहले बाइंड करते हैं, जो पेनिसिलिन की बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है, उस पे जाके, और उस पे जाके उसको इनहिबिट कर देंगे। जब उसको इनहिबिट कर देंगे, तो इसका जो काम था क्रॉस लिंकिंग का, वो क्रॉस लिंकिंग का काम हमारा इनहिबिट हो जाएगा। और जब क्रॉस लिंकिंग का काम इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारी जो सेल वॉल थी वो वीक यानी कि कमजोर बनेगी। और जब कमजोर बनेगी, तो सेल क्या करेगी, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर सेल बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करेगा पानी को, और एब्जॉर्ब करेगा तो वो बस्ट हो जाएगा और डाई हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। और इस तरह हमारी जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे खत्म होता है। एकदम मूवीज जैसा हो गया ना, जैसा विलन के साथ होता है कुछ इस तरह के, जैसे धुरंधर 2 मूवी में एंड में उसको फाड़ा था पूरा केरोसिन में जाके, कुछ उस तरह ही हमारा चल जाता है। Thus penicillin cause lysis of bacteria and show bactericidal action। और इसीलिए क्या करता है कि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया को यहाँ पे तोड़ देता है, लाइसिस कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और एक बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाला एक्शन देता है। तो ये था हमारा पूरा पेनिसिलिन के बारे में, और इस तरह हमारा पेनिसिलिन काम करता है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो पेनिसिलिन हमारा एक मतलब उसके स्पेक्ट्रम के बेस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल पेनिसिलिन, यानी कि ये वो है जो हमें नेचुरली पेनिसिलियम से मिलता है,
है, इसमें हमारा पेनिसिलिन जी आता है और पेनिसिलिन बी आता है। देन हमारा आता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारे नेचुरल वाले पेनिसिलिन है उसमें ही थोड़ा बहुत हम यहाँ पे मॉडिफाई करके कुछ इंप्रूव प्रॉपर्टी के साथ में सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाते हैं। अब इसमें हमारा पहला आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया के खुद के पास भी ऐसी चीजें होती हैं जो इस एंटीबायोटिक से बच सकता है। जैसे पेनिसिलिन हम देते हैं और पेनिसिलिन क्या करेगा, यहाँ पे जाके इस पे जाके पूरा बाइंड करेगा। लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास भी खुद का एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिनेज। और ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा कि ये हमारे पेनिसिलिन को जाके खत्म करेगा, और जब पेनिसिलिन को जाके खत्म करेगा तो पेनिसिलिन अपना काम नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना उसने अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, यानी कि इसको बनाया है, और ये क्या करता है हमारे पेनिसिलिन को खत्म करेगा। इसीलिए क्या होता है कि अब हम यहाँ पे सेमी सिंथेटिक वाले पेनिसिलिन बनाते हैं जो क्या करते हैं, इनसे हमको राहत दिलाते हैं। और इसका पहला टाइप है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, यानी कि जो पेनिसिलिन हमारे क्या है इस वाले एंजाइम से हमारे बैक्टीरिया में खत्म हो जाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते, उसके लिए हमने ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन बनाए हैं जो हमारे इस वाले एंजाइम को जाके खत्म कर देंगे और हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारा मेथिसिलिन हो गया या क्लॉक्सासिलिन हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स भी आते हैं जो डायरेक्ट स्पेशली इनके लिए बनाए गए हैं, जैसे हमारा क्लर्विनिक एसिड हो गया जो हमने मेडिकल में पढ़ा होगा। देन हमारा आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, यानी कि ये हमारे वो सेमी सिंथेटिक वाले पेनिसिलिन है जो हमारे ब्रॉड लेवल पे, यानी कि हमने क्या देखा था कि पेनिसिलिन हमारा सिर्फ नैरो होता है, यानी कि केवल एक ग्राम पॉजिटिव को मारता है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले ये स्पेशल टाइप के, ये क्या करते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एमोक्सिलिन है जो आज के जमाने में भी काफी पॉपुलर है, और देन हमारा एम्पिसिलिन है, ये भी आपने सुना होगा। देन हमारे आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, यानी कि ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर देता है उनको भी मारते हैं, जैसे हमारा पिपरासिलिन हो गया या फिर टिकारसिलिन हो गया। तो ये हो गया हमारा पेनिसिलिन के यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम यहाँ बात करते हैं पेनिसिलिन की कुछ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। तो पेनिसिलिन हमारा ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है और पेरेंटली दोनों तरह से हो सकता है, ड्रग पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा टाइप का हमारा ड्रग है। देन ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉडी के अंदर में। देन ये पुअर सीएनएस पेनिट्रेशन होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में कम जाता है। इन्फ्लामेशन हो तो बात अलग है, वरना ब्रेन में कम पेनिट्रेट होता है। इसके अलावा ये हमारे किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है इजीली। देन हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि देखा जाए तो वही मैंने बोला कि एक्शन में हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जाके क्या काम करेगा, और यूजेज में हम जानते हैं कि कौन सी बीमारी में ठीक करेगा। तो एक्शन में अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट कर देगा, इससे हमारी सेल वॉल कमजोर, तो बैक्टीरिया मर जाता है। देन जो बैक्टीरियासाइडल होता है ये हमारे ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बैक्टीरियासाइडल एक्शन प्रोवाइड करता है। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो ये एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि रेजेस, ईचिंग या एनाफाइलैक्सिस दे सकता है। ये वाला टर्म मैंने ना आपको बहुत बार पढ़ा है, इवन 4th-5th में। तो एक ये बताओ, इतना पता है कि ये हमारी रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, कैसी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, देन डायरिया हो गया, देन हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कॉज करता है। अब यूजर देखा था तो जो पेनिसिलिन है मेनली यूज होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, देन हमारे स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें। इसके अलावा हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकल ये जो मेन एंजाइम है, सॉरी मेन हमारा एंजाइम आ रहा है, ये मेन हमारा वो बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में नुकसान करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन का। और देन हमारे मेनिंजाइटिस है, कुछ केस में मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने एंटीबायोटिक और उसका पहला ड्रग पेनिसिलिन के बारे में अच्छे से बात कर ली है। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग आता है सेफेलोस्पोरिन। अब देखो ये जो हमारे सेफेलोस्पोरिन हैं ये भी हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का ही पार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे बीटा लैक्टम के अंदर आते हैं। और अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज हमारे बिल्कुल एज इट इज पेनिसिलिन की तरह ही काम करते हैं, बट ये ना हमारे उससे ज्यादा थोड़े एडवांस, एक तरह से बोल सकते हो कि जो सेफेलोस्पोरिन है वो हमारे एडवांस वर्जन होते हैं पेनिसिलिन का। अब हमने क्या देखा था सिंपल कि मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है और ये उसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल की क्या होती है कि ये इस तरह से हमारी क्रॉस लिंकिंग से बनी होती है। अगर थोड़ा एक पार्ट जूम करके दिखाया जाए तो ये हमारे पेप्टाइड ग्लाइकॉन का हमारा नेक और नेम पार्ट हो गया, और जो पेप्टाइड चेन हो गई यानी कि ये हमारे अमीनो एसिड की चेन हो गई, और ये आपस में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग के द्वारा बनी होती है, और ये बनी होती है हमारी ट्रांसपेप्टाइडेज के द्वारा, जिसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोल देते हैं, और पूरी प्रोसेस हम ट्रांसपेप्टाइडेशन बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो आपको दिख रहा था ये वाला, अब कोई भी हम पेनिसिलिन या कुछ भी ले रहे थे वो हमारी इस तरह की रिंग थी जो हमारे बीटा लैक्टम की रिंग थी, और ये जो बीटा लैक्टम वाली रिंग है ना ये क्या कर रही थी, यहाँ पे जाके इस पे अटक रही थी, मतलब ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को रोक रही थी, और इसकी वजह से जो क्रॉस लिंक थी ये रोक रही थी, और हमारी जब आपस में जुड़ नहीं रही थी हमारी चेन ये पूरी कमजोर हो रही थी। बाद में जो सेल वॉल है यानी कि मान लो हमारा बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया पानी को मतलब अंदर लेके पूरा फिल होके और बाद में ये पूरा फट जा रहा था क्योंकि सेल वॉल वीक हो जा रही थी, ये इस तरह काम कर रहा था। और जो बैक्टीरिया थे वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा था, उसके खुद के पास एक एंजाइम होता था पेनिसिलिनेज, या इसको हम बीटा लैक्टमेज बोल देते थे, और ये बीटा लैक्टमेज
मीन एंजाइम खुद को कैसे बचाता था, तो जब भी हम अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक देते थे, मान लो कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह है, तो ये जो एंजाइम था बीटा लैक्टमेज, जो बैक्टीरिया का एंजाइम है, ये क्या कर रहा था, ये इस रिंग को यहाँ से ओपन कर देता था, और अगर ये खुल गई, ये पूरा हमारा खुल गया, तो ये जो पूरा मतलब ड्रग है ये बेकार हो जाता था और अपना एक्शन नहीं दे पाता था, हमें ये नुकसान हो रहा था। इसके लिए हमने पेनिसिलिन रेजिस्टेंस वाले एंजाइम मतलब ड्रग भी बनाए थे एंटीबायोटिक, वो हमने देखा। लेकिन ये जो हमारा सेफेलोस्पोरिन है ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जनरली मोर रेजिस्टेंस होते हैं हमारे बैक्टीरियल एंजाइम बीटा लैक्टमेज के लिए, यानी कि ये जो हमारा एंजाइम है जो इसको जाके यहाँ पे तोड़ता है, उसके लिए ये ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इनको ये कम नुकसान हमारा पहुंचा पाएगा जो बैक्टीरिया है, और इस वजह से जो हमारे सेफेलोस्पोरिन है ये ज्यादा एडवांस और ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं हमारे बैक्टीरिया के खिलाफ। तो अगर सिंपल बोल सकते हैं क्या कि दीज आर वाइडली यूज द ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि इनको हम ढेर सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आर नोन फॉर देयर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, और इनको हम इनके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए यानी कि ज्यादा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में अपना एक्शन प्ले करेंगे। जैसे पेनिसिलिन मोस्टली हमारा ग्राम पॉजिटिव में काम कर रहा था, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काम करेगा। इसके अलावा ये जो एंटीबायोटिक जनरली ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, जो मैंने बोला कि पेनिसिलिन को क्या करता है कि जो बैक्टीरिया वो अपने एंजाइम से आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जो सेफेलोस्पोरिन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए। अब जो सेफेलोस्पोरिन है ये हमारे बैक्टीरिसाइडल होते हैं, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये हमारे बैक्टीरिसाइडल है, ये हो गया पेनिसिलिन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली हमारे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को यानी कि इसको डैमेज करेंगे, जो सेम मैकेनिज्म इसको डैमेज करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा सेल हमारा खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिसाइडल कैंसर की तरह काम करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें एक बेसिक न्यूक्लियस हमारा होता है, ये 7 अमीनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड, इसमें ये पूरा हमारा प्रेजेंट होता है। अब बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये जो सेफेलोस्पोरिन है ये हमारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, एक फंगस था हमारा सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, इसके द्वारा हमारा आया था, और इसकी खोज की थी हमारी गिउसेप्पी ब्रॉडजू ने 1945 में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक हमारा फंगस है, जो एक मतलब फंगस है, उसके द्वारा एक सब्सटेंस निकल के आ रहा है जो हमारे बैक्टीरिया के खिलाफ काफी एक्टिव है, काफी अच्छा एक्शन दे रहा है, और ये हमारा क्या है जो मतलब पेनिसिलिन यानी कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो पेनिसिलिन को मार देता है ना, उनके खिलाफ भी हमारे जो सेफेलोस्पोरिन है वो अपना अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए देन इसको बाद में क्या किया गया, डेवलप किया गया सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक में, और ये आज के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं। यानी कि जिनमें मान लो पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा, या पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है, या पेनिसिलिन किसी की में रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, देन वहां पे जो है सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन की जगह पे। अब ये अपना काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखा जाए तो सेम है जैसे हमने बात की थी ना पूरा, यानी कि पेनिसिलिन का अगर आपने अभी देख लिया होगा जो मैंने बताया था, सेम एज इट काम करता है। यानी कि ये भी हमारी जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, या जो मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है, इस पे जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग हमारी जो पेप्टाइड और ग्लाइकॉन की जो क्रॉस लिंकिंग है इसको रोक देगा, और जब ये रुक जाएगा तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो हमारा वीक होता है, इससे हमारी सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरिया सेल वॉल हमारा डेथ कर जाता है। अब ये सेफेलोस्पोरिन ये बैक्टीरियासाइडल एक्शन देते हैं, कैसे हमारे बैक्टीरियल सेल को मार के। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया हो तो आना चाहिए, जो मैंने आपको बोला था कि सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी पे काम करता है हमारा कीमोथेरेपी का पूरा फंडा, और एंटीबायोटिक हमारे इसी के अंदर का पार्ट है, तो आखिर ये इसमें काम कैसे कर रहा है, तो भाई मैंने क्या बोला सिलेक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे देखो ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, ये हमारा ह्यूमंस का सेल है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन का सेल है उसके पास क्या है, सेल वॉल होती नहीं है, हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या करता है, सेल वॉल पे जाके काम कर रहा है। यानी कि अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं या सेफेलोस्पोरिन लेते हैं तो ह्यूमन के किसी भी सेल को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ह्यूमंस के सेल में ये वाला फंडा चल ही नहीं रहा है, और जब ये फंडा ही नहीं चल रहा तो भाई हमें कोई नुकसान ही नहीं है। इस वजह से क्या है कि जब भी हम पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन खाते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल को जाके खत्म करेगा, और इससे बैक्टीरिया हमारा मरता है, तो ह्यूमन के सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अलग बात है कि थोड़े बहुत हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये वाले हमारे यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सेफेलोस्पोरिन को हम उनके जनरेशन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, मतलब ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छा एक्शन देते हैं, जैसे हमारा सेफाजोलिन हो गया या सेफालेक्सिन हो गया। फिर सेकंड जनरेशन है, ये हमारा ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काफी अच्छा एक्शन देते हैं, इसमें हमारा सेफिरोक्सिम आ गया, या सेफ्लोर आ गया, या सेफ्रोजिल आ गया। देन हमारा थर्ड जनरेशन है, ये हमारे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के होते हैं, यानी कि ये हमारे काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव के लिए, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के होते हैं, यानी कि दोनों पे अपना काम करते हैं। इसमें हमारा सेफ्ट्राइजोन हो गया और सीफोटेक्सिम हो गया। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन है, इन पे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, यानी कि काफी लंबे यानी
कि हर तरह के वेराइटी ऑफ मतलब बैक्टीरिया पर ये काम करेगा। और ये हमारा बीटा लैक्टोमेज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि ये जो हमारा एंजाइम है ये इसको खराब नहीं कर पाएगा। इसमें हमारा आता है सेफीपाइम। और लास्ट हमारी जनरेशन आती है दीज आर इफेक्टिव एंड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सच एज एमआरआ से। अब जैसे कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो एकदम रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, किसी से नहीं मरते, उनमें हम अपने 5th जनरेशन वाले सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा आता है सीफा ट्राओलिन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेफेलोस्पोरिन के यहाँ पे जनरेशन वाइज पूरे ड्रग। अब यहाँ पे अगर इसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो काइनेटिक अगर देखा जाए इसको हम यहाँ पे ओरली दे देते हैं, पेरेंटली भी दे सकते हैं। इसकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी होती है। देन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं कुछ हमारे ड्रग। इसके अलावा ये किडनी से इजीली बाहर चला जाता है। एक्शन के बारे में बात करें तो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियासाइडल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। और एडीआर अगर देखा जाए तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, जैसे हमारा पेनिसिलिन देता है। देन हमारा नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। इसके अलावा डायरिया या जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पेन हो सकता है। और अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या यूटीआई हो गया, या स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है जैसे हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या स्किन वगैरह होती है, उनसे हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंट्री कर जाते हैं हमारे सब क्यूटना टिश्यू में या फेसिया में या मसल्स में, तो वही हमारे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कहलाते हैं। देन मेनिंजाइटिस हो गया। देन हमारा सेप्टिसीमिया हो गया। मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन की जो मेनिंजस लेयर होती है ना, ये आपको सेकंड में मैंने बताई थी, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाती है। देन लास्ट हमारा यूज आता है सेप्टिसीमिया। अब इसमें क्या है, जो ब्लड हमारा होता है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरह के बैक्टीरिया की वजह से, उसको हम यहाँ पे सेप्टिसीमिया बोल देते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेफेलोस्पोरेंस के बारे में। आई होप आपको ये सेफेलोस्पोरेंस वाला फंडा भी क्लियर हो गया होगा, जो लगभग हमारे पेनिसिलिन के जैसा था, और ये हमारा किसके अंदर, बीटा लैक्टोमेज एंटीबायोटिक के अंदर बिलोंग कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग क्लोरामफेनिकोल के बारे में। अब देखो ये जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक होता है। जो अब देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ गया, मतलब क्या है कि ये हमारे वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छा काम करता है। अब ये जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है इसकी खासियत क्या होती है कि ये हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं ना उनमें इजिली पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि काफी अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइपोफिलिक नेचर में है कि इजिली हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। इवन जो हमारा सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि मान लो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, तो ब्रेन वगैरह में इजिली जो है पहुंच जाता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है ये मेनली हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक होता है एक्शन में। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा क्या करेगा, हमारी जो बैक्टीरिया होता है इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। लेकिन अगर हम क्लोरामफेनिकोल को थोड़ा हाई कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा बैक्टीरियासाइडल की तरह भी इस्तेमाल होगा, यानी कि अगर हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे बैक्टीरिया को जड़ से भी मार सकता है। ये सिंपल इसका काम हो गया। अब लेकिन क्या होता है, जो क्लोरामफेनिकोल है वैसे काफी अच्छा है, लेकिन इसके कुछ सीरियस एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी कि इसके बॉडी में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकते हैं। यही रीजन है कि ये हमारा उन सीवर इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जो सेफर एंटीबायोटिक है, जैसे हमारे पेनिसिलिन हो गया, हमारा एमोक्सिलिन हो गया, और ये जो सेफेलोस्पोरिन हो गया, ये थोड़े सेफ माने जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में उन एंटीबायोटिक का अपना काम नहीं होता है, मेजर रोल नहीं प्ले कर पाते, तब हम जो है क्लोरामफेनिकोल का इस्तेमाल करते हैं। यही रीजन है कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि क्लोरामफेनिकोल ड्रग आपको इजिली नहीं मिलता, डॉक्टर भी इजिली प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन एमोक्सिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब आपको नॉर्मली मिलते रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ होते हैं एज कंपेयर टू दीज ड्रग। लेकिन ये काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन बस इसके साइड इफेक्ट हमारे होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसका यूज हमारा थोड़ा कम किया जाता है। अब अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, ये हमारा सबसे पहले आइसोलेट किया गया था सॉइल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला 1947 में। ये हमारा पहली एंटीबायोटिक था जो हमारा लार्ज स्केल पे बनाया गया था उस टाइम पे इसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये थोड़ा बहुत हमारा क्या है, मतलब वैसे भी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसीलिए इसके यूज को बाद में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ये था सिंपल इसके बारे में। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि कैसे काम करता है, तो ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की तरह काम करेगा। अब कैसे करेगा, तो जैसे हमारा प्रोटीन जब बनता है हमारे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर में, तो वो राइबोसोम के अंदर बनता है, और राइबोसोम हमारा 2 यूनिट में होता है, यानी कि ऊपर की एक बड़ी यूनिट को 50S बोलते हैं, नीचे वाली छोटी को हम यहाँ पे 30S बोलते हैं। अब इसके अंदर 3 यूनिट होती है, एक हमारी होती है ए जिसको हम अमीनो साइड बोलते हैं, पी हमारी पेप्टाइड साइड होती है, और देन इधर एक ई साइड होती है जिसको हम एक्सिस साइड बोलते हैं। अब चलता कैसे है, तो आपको बताया कि हमारे जो आरएनए डीएनए ये होता है, तो डीएनए से हमारा बनता है आरएनए, और आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारा एमआरएनए हो गया, एक हमारा टीआरएनए हो गया, और तीसरा हमारा आरएनए कौन सा होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो नॉर्मली जो टीआरएनए है उसका काम क्या होता है, उसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, मतलब वो क्या करता है अमीनो एसिड को लेके आएगा और हमारी ए वाली साइड पे छोड़ेगा, ये हमारा इसका काम होता है। देन यहाँ पे नीचे हमारी एमआरएनए लगी होती है और नीचे कोडॉन हमारे पूरे इसी के अंदर के पार्ट होते हैं, ये क्या करता है रीड करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे बेस यानी कि कौन कौन से अमीनो एसिड हमारे जुड़ने चाहिए उनकी पूरी कोडिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई ऐप वगैरह बन रहा हो और पूरी कोडिंग करके यहाँ पे अमीनो एसिड को इस तरह से जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा फिर नीचे कौन सा जुड़ेगा, ऐसे 3 के कोडॉन हमारे जब बन जाते हैं, मान लो 3 हमारे बन
गए यहाँ पे, देन ये हमारे पी वाली साइड पे चले जाते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा हमारे जुड़ जाते हैं, देन और जाएंगे और ऐसे जुड़ते रहेंगे और जुड़ते जुड़ते पूरे हमारे इस तरह की चेन बनती है जो हमारे यहाँ पे ई वाली साइड से बॉडी यानी कि राइबोसोम से बाहर निकलती है। और ये जो पूरी चेन होती है आपको पता है इसी को क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन बोल देते हैं। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है एक लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन, यानी कि जब अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं उसके बाद जो हमारी चेन बनती है उसी को हम यहाँ पे प्रोटीन बोल देते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा काम यहाँ पे चलता रहता है और जब ये प्रोटीन बनेगी तब जाके हमारे जो बैक्टीरिया वो सर्वाइव करेगा और आगे ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पे बारी आती है हमारे क्लोरामफेनिकोल की, और ये क्या करेंगे कि ये जैसे हम यहाँ पे बॉडी में देंगे ये हमारे बैक्टीरिया की सेल बॉडी में अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। अब अंदर जाके क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होता है उसके 50S सब यूनिट पे जाके बाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके बाइंड करके क्या करते हैं, हमारे एक एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब इसका काम क्या होता है, मैंने क्या बोला कि यहाँ से अमीनो एसिड के जो कोडॉन हमारी पूरी बनती है और देन ये इधर जाके जब आपस में जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड को आपस में जुड़ने के लिए जो बॉन्ड हमारा लगता है उसी को हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं कि अमीनो एसिड आपस जुड़ जुड़ के पेप्टाइडल बॉन्ड बनता है। और उसको करने में हमारी हेल्प कौन करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, यानी कि कौन हेल्प कर रहा है इसमें, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम पूरे हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है ये इसी एंजाइम को जाके रोक देगा, और अगर ये एंजाइम पूरा रुक जाएगा तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये पूरी प्रोसेस चल रही थी कि अमीनो एसिड हमारे यहाँ आ रहा था, जुड़ रहा था, जुड़ के प्रोटीन बन रहा था, ये सारी प्रोसेस हमारी रुक जाती है, यानी कि प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हमारे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। इसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारी रुक जाएगी, और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी हमारे यहाँ पे रुक जाएगी। तो इस तरह ये जो हमारा पूरा होता है क्लोरामफेनिकोल ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से अपना काम करता है। तो ये हो गया हमारा क्लोरामफेनिकोल के बारे में। अगर यहाँ स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये 50 है, ये 30 है, तो ये पूरी वो एरिया है यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस चलती है कि हमारा अमीनो एसिड जुड़ रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना है, देन प्रोटीन बन रहा है, ये जगह। तो ये क्या करेगा, इसको हम ट्रांसफेरेज साइट बोल देते हैं। इस पूरे साइट पे जाकर अपना काम करता है जो हमारा क्लोरामफेनिकोल है, और ये चीज़ों को पूरा रोक देता है। तो इस तरह आप लिख के आ जाना, ये स्ट्रक्चर बना के आ जाना, आपका जो ये पूरा मैकेनिज्म एक्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें इसकी काइनेटिक के बारे में, तो ये हमारा इजीली ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके अलावा ये इतना अच्छा होता है कि हमारा CNS के थ्रू भी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इवन CNS में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, CNS के थ्रू नहीं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवन हमारे CNS में भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा लीवर में मेटाबोलाइज होगा और किडनी की तरह हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब इसके एक्शन के बारे में बात करें तो वही काम है कि हमारे 50S यूनिट में ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ADR देखा जाए तो ये कुछ हमारे सीरियस साइड इफेक्ट देता है, यानी कि जिसकी वजह से इसका यूज कम होता है। जैसे हमारा बोन मैरो सप्रेशन, आपको होता है बोन मैरो हमारे ब्लड को बनाता है, अगर वो सप्रेस हो गया तो भाई नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा अप्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी कर सकता है, और इन सब टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इसके यूज हमारे लिमिटेड होते हैं, यानी कि ये कम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसके यूजेस के बारे में बात की जाए तो ये हमारा टाइफॉइड फीवर में हो गया, फिर इधर मेनिंजाइटिस वगैरह हो गई। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे सीवियर केस में जब हमारे बाकी के ड्रग जो है फेल हो जाते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये था हमारा क्लोरामफेनिकोल के बारे में, काफ़ी अच्छा था। अब देखो मेडिकेम में क्या होता था कि ये पढ़ा, फिर इसके स्ट्रक्चर सिंथेसिस ये सब पढ़ते, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग बातें होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से सेपरेट कवर किया है। और आपको जैसा भी लग रहा हो आप कमेंट करके जरूर बताना। देन हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अपने ड्रग टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। अब देखो टेट्रासाइक्लिन क्या, नाम से क्या समझ आ रहा है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और साइक्लिन मतलब होता है साइक्लिक रिंग। तो इस तरह की 4 हमारी साइक्लिक रिंग के द्वारा जो बना हुआ कंपाउंड उसको हम यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन बोल देते हैं। और ये पूरा आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, मेडिकल में आपने याद कर ही लिया होगा। तो ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, यानी कि ये भी हमारे वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करेंगे, और बेसिकली जो अटिपिकल ऑर्गेनिज्म है उन सबके ऊपर, यानी कि और देखा जाए तो दे आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। अब ये देखो जैसे हमारा क्लोरामफेनिकोल होता है सेम उसी की तरह हमारा टेट्रासाइक्लिन है, यानी कि देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसके बाद ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक था, ये हमारा लगभग सेम है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, डायरेक्ट नहीं मारता लेकिन हाँ उसकी ग्रोथ को रोक देगा। अब ये वाइडली हमारे यूज कहाँ होता है, इन्फेक्शन में यूज होता है, और इसके अलावा ये उन बैक्टीरिया को मारने में काफी हेल्प करता है जो हमारे इंट्रासेलुलर होते हैं। अब देखो इंट्रासेलुलर या एटिपिकल, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि उनको जिंदा रहने के लिए क्या है, किसी उसकी जरूरत होती है जो हमारे नॉर्मल बॉडी हो गई, यानी कि किसी होस्ट सेल की जरूरत होती है, यानी कि वो अकेले रहेंगे तो मर जाएंगे, उनको किसी होस्ट सेल की जरूरत है। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस तो हमारा नॉर्मली होता ही है, और हमारे पैरासाइट हो गए। अब बैक्टीरिया ऐसा नहीं है, हर एक बैक्टीरिया ऐसा होता है, कुछ हमारे बाहर भी जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, टेट्रासाइक्लिन की हिस्ट्री के बारे में, तो जो सबसे पहले यानी कि टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द लेट 1940s, यानी कि पहले जो टेट्रासाइक्लिन है वो 1940वीं दशक के लेट में
खोजी गई थी और किसके द्वारा, एक हमारा जीनस था स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसके द्वारा। तो जो पहली ड्रग थी हमारी क्लोरोटेट्रासाइक्लिन थी, जो सबसे पहले 1948 में हमारी आइसोलेट की गई थी और उसके बाद उसके बाकी के जो मेंबर हैं जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया और हमारा डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये आया, जैसे हमारा ये टेट्रासाइक्लिन हो गया। इसके बाद और देखा जाए तो ये जो एंटीबायोटिक है ये वाइडली देन हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे। अब जो टेट्रासाइक्लिन है ये काम कैसे करते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की तरह काम करेंगे और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देंगे जैसे हमारा क्लोरामफेनिकोल देता है। बस देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी राइबोसोम में काम आता है, बस क्लोरामफेनिकोल में क्या आता है कि यहाँ पे 50S वाले पार्ट में काम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काम आता है हमारा 30S वाले काम में। यानी कि ये जो हमारा पूरा टेट्रासाइक्लिन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये टेट्रासाइक्लिन है, ये 30S राइबोसोम में काम करेगा। कैसे करता है, तो जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक बेसिक फंडा बता दिया कि ये हमारा mRNA होता है, एक हमारा tRNA होता है, ये अमीनो एसिड को ए साइड पे लेके आएगा, ये इसको पूरा नीचे हमारा इसको कोड करेगा, उसके बाद जो अमीनो एसिड हमारे जुड़ेंगे देन हमारे पी साइड पे जाएंगे, पी साइड पूरा जोड़ेगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, देन ये हमारे ई पे आ जाएंगे, ई वाला इसको प्रोटीन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है, राइबोसोम से बाहर निकालेगा, बैक्टीरिया के अंदर निकालेगा। तो इस तरह राइबोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाता है, ये इसका काम था। अब ये क्या करेंगे, जो टेट्रासाइक्लिन है ये 30S सब यूनिट में जाएंगे और ये जो अमीनो एसिड tRNA यानी कि इस वाली साइड पे जाके बाइंड करेंगे 30S से ए वाली साइड पे, और इस पर बाइंड करके ये क्या कर देते हैं कि ये जो हमारा tRNA था ये अब यहाँ पे tRNA का काम क्या था, ये नए नए अमीनो एसिड लेके आ रहा था और यहाँ पे जाके ए साइड पे जाके छोड़ रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को यहाँ पे लेके नहीं आ पाएगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिवेंट एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, यानी कि ये जो हमारी पेप्टाइड चेन बन रही थी इसमें अमीनो एसिड जुड़ रहे थे, वो अमीनो एसिड हमारे अब ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि tRNA जो है यहाँ पे अमीनो एसिड लेके नहीं आएगा, और जब अमीनो एसिड ही नहीं आएंगे तो भाई आगे कोई काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा इसी अमीनो एसिड से बनता है। यानी कि प्रोटीन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारा अमीनो एसिड होता है, अगर अमीनो एसिड नहीं आएगा तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा और इस तरह हमारा प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है और हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है। तो इस सिंपल तरीके से हमारे ये टेट्रासाइक्लिन अपना रोल प्ले करते हैं। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए अपना एक्शन देता है, इसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन आता है और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आता है। देन आते हैं हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये हमारे मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसमें हमारा डेमिक्लोसाइक्लिन आता है। देन लॉन्ग एक्टिंग, ये लॉन्गर हाफ लाइफ होती है और बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन होती है, इसमें हमारे डॉक्सीसाइक्लिन आता है और मीनोसाइक्लिन आता है। अब इसकी कुछ बाकी बातें की जाए, जरूर छोटी मगर मोटी बात है, तो फार्माकोकाइनेटिक देखा जाए तो ये हमारा ओरल एब्जॉर्प्शन रिड्यूस बाय फूड, यानी कि देखो ओरली एब्जॉर्ब होता है लेकिन ये खाने और दूध के साथ हम लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार एग्जांपल में कि टेट्रासाइक्लिन को हम दूध के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर मिल्क के साथ अगर हम लेंगे तो ये उसको इनहिबिट कर देता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो टेट्रासाइक्लिन को जितना हम नॉर्मल खाने और दूध से अलग खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। देन ये बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा ये हमारे बोन्स एंड टीथ में डिपॉजिट हो जाता है जो टेट्रासाइक्लिन है, और इसके अलावा ये हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी के थ्रू एंड बाइल के थ्रू। तो ये हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन के बारे में। अब यहाँ पे बात करें इसके एक्शन, तो ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देता है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, यानी कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। अब एडीआर देखा जाए तो ये हमारे जीआई अपसेट कर सकता है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, यानी कि नोजिया वोमिटिंग हो गया। देन टीथ को, हमारे जो दांत होते हैं उसको डिसकलरेशन कर देता है बच्चों के अंदर में, इसीलिए बच्चों से थोड़ा दूर रखो। देन ये हमारा फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि स्किन रिएक्शन कर जाता है सनलाइट के खिलाफ। पेन हमारे लीवर को भी खराब कर सकता है, हाई डोज में दिया जाता है। यही रीजन है कि ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स में, यानी कि बच्चों में बिल्कुल नहीं देना है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद इसके यूजर्स के बारे में बात करें तो हमारा आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, देन हमारा एक्ने हो गया, देन कोलेरा हो गया, देन हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इन सब में हमें ये ठीक करने में राहत देता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टेट्रासाइक्लिन के बारे में। आई होप आपको ये वाला फंडा भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग आता है अमीनो ग्लाइकोसाइड। अब देखो यहाँ पे नाम से क्या समझ आ रहा है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे कि अमीनो ग्रुप हमारे अटैच होंगे और ग्लाइकोसाइड्स में क्या है हमारी अमीनो शुगर अटैच होगी, यानी कि एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको दिख रहे होंगे एक बेसिक रिंग है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है ग्लाइकोसाइड्स में मतलब हमारी शुगर भी लगी हुई है और अमीनो शुगर लगी हुई है, यानी कि अमीनो ग्रुप भी होगा और शुगर भी लगी होगी। तो इस तरह हमारे ये पूरे यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये सब बात है तो आप लोग मेडिकल में कर ही चुके होंगे। अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ पावरफुल बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक, यानी कि ये हमारे ना बैक्टीरियासाइडल होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन था। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे मैंने क्या देखा था कि जो आपके वहाँ पे मतलब सिंपल देखा था जो अभी लेटेस्ट थे आपके, यानी कि टेट्रासाइक्लिन थे और आपके जो क्लोरामफेनिकोल था वो बैक्टीरियोस्टैटिक था, और वो दोनों के दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे थे। कैसे रोक रहे थे, आपके राइबोसोम पे अटैक करके।
पहला वाला आपका 50 पे था, दूसरा वाला आपका 30 पे था। उसी तरह जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जो आपके पेनिसिलिन है, जो आपके सेफेलोस्पोरिन है, ये आपके बैक्टीरियासाइडल थे। जो पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन उनका सेम था। अब अगर बात करें इसके बारे में तो ये मेनली आपका ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट काम कर रहा था, यानी कि जो वो वाला था जो आपका पेनिसिलिन था वो ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा था, सेफेलोस्पोरिन दोनों पे काम कर रहा था, और जो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव पे काम कर रहा है। अगर ऐसे याद रखोगे काफी अच्छे तरीके से आपको इनकी बेसिक बातें याद रहेंगी। अब दीज ड्रग एक्ट रैपिडली एंड आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि ये बहुत जल्दी एक्शन देते हैं और इनको जो स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। अब देयर यूज इज लिमिटेड, अब इनका यूज भी हमारा कम होता है क्योंकि ये भी हमारे पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, इनके लिए इनका यूज भी कम होता है। अब दे आर स्पेशली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन कॉज बाई एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारे को जैसे सीरियस इन्फेक्शन होते हैं जो किसी तरह के एरोबिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना, उनकी वजह से जो बीमारी होती है उसमें हमारे ये अमीनोग्लाइकोसाइड काफी हेल्पफुल होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड जनरली नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक, जो हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके खिलाफ ये अपने काम नहीं कर पाते क्योंकि इनको बैक्टीरियल सेल में एंट्री के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब जो हमारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, उन पर ये अपना काम नहीं दिखा पाएगा। ये बेसिकली उन बैक्टीरिया को ज्यादा मारता है जो हमारे एरोबिक होते हैं। अब बात की जाए एग्जाम्पल जैसे हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया या फिर हमारा नियोमाइसिन हो गया। बाकी वही आपने देखा होगा कि इनका नाम भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन जो ड्रग्स जो डेली यूज में आप यूज करते हो उनमें आपने इसका नाम कम सुना होगा क्योंकि ये भी हमारे क्या होते हैं, पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा इसके बारे में, तो जो पहली हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड थी स्ट्रेप्टोमाइसिन थी और उसको 1943 में हमारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा खोजा गया था। अब ये हमारी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन था वो हमारी पहली ड्रग थी जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो टीबी, आपको बताया कि पहले टीबी से लोगों की जान चली जाती थी क्योंकि इलाज नहीं था, आजकल तो बच जाती है। तो ये था जो पहला ऐसा ड्रग था जो इफेक्टिव था हमारा टीबी के खिलाफ में। अब आपको ये बताना है कि जो टीबी है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस की वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये कौन से बैक्टीरिया को स्पेशली जाके मार रही थी और हमारे टीबी को ट्रीट कर रही थी। बाद में जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं जैसे हमारा जेंटामाइसिन, एमिकासिन और नियोमाइसिन ये भी हमारे डेवलप किए जाने लगे। अब ये काम कैसे करते हैं, तो ये भी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये भी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को मारेंगे। लेकिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये हमारे टेट्रासाइक्लिन की तरह 30S सब यूनिट पे जाके अपना काम करेंगे, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। वो सब क्या कर रहे थे कि वो सब ये कर रहे थे कि टीआरएनए जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे जोड़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन ये क्या करता है कि ये जो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ये हमारा मिस रीडिंग करा देता है, यानी कि जो एमआरएनए है उसका काम क्या होता है, ये रीड करके कोडॉन के द्वारा पूरी रीडिंग करता है और रीडिंग करने के बाद जो अमीनो एसिड है कौन सा कहाँ पे जुड़ना चाहिए वो जोड़ के यहाँ पे प्रोटीन हमारा फॉर्म करता है। लेकिन ये अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये इसकी मिस रीडिंग कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोटीन तो बनेगी लेकिन प्रोटीन बनती है अबनॉर्मल या बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनती है जिसका कोई काम नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो हमारे बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, ये बैक्टीरिया मर जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन था, क्लोरामफेनिकोल था और ये था, ये तीनों हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है वो हमारे यहाँ पे बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है। बाकी के हमारे ये काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वो सब मतलब क्या कर रहे थे, केवल इनको प्रिवेंट कर रहे थे, ट्रांसलोकेशन रोक रहे थे, तो इनको इनहिबिट कर रहे थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो एमआरएनए है इससे मिसरीडिंग करा दी, यानी कि हमारा गलत प्रोटीन बनवा दिया। और जब गलत प्रोटीन बन गया तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता और वो यहाँ पे मर जाता है। तो इस तरह अमीनो एसिड जो है अपने यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है इसको हम कुछ डिफरेंट या वैसे तो ये सिंपल ही है, बस नाम की वजह से मान सकते हैं कि जो हमारा पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन था इसमें हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। इसके अलावा जो जेंटामाइसिन है इसमें जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, देन एमिकासिन हो गया, देन इधर टॉपिकल में हमारा नियोमाइसिन हो गया। तो ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल मान सकते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टी देखी जाए तो इनका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इनको जो है आईवी रूट या फिर आईएम यानी कि पेरेंटल रूट से दिया जाता है। देन ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। देन हमारा सीएनएस इसका काफी पुअर होता है, यानी कि इतना अच्छा नहीं होता है, और ये हमारा किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है अनचेंज फॉर्म में, क्योंकि भाई ज़्यादा हमारा मेटाबोलाइज भी नहीं होता है, तो ईजिली अनएक्सक्रीट मतलब ऐसे नॉर्मली बाहर निकल जाता है।
कोलोजिकल एक्शन देखा जाए तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी कि हमारे जो एरोबिक वाले यानी कि ऑक्सीजन वाले जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके खिलाफ अपना अच्छा एक्शन देता है। एडीआर अगर देखा जाए तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, अब ये क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली मतलब एक्सक्रीट हो रहा है अनचेंज फॉर्म में, यानी कि ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, मेटाबोलाइज नहीं होता है। यही रीजन है कि हमारे किडनी में डैमेज कॉज कर सकता है, इसीलिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन हमें हियरिंग लॉस कर सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी। देन हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यानी कि न्यूरो मसल को ब्लॉक कर सकता है, मूवमेंट में दिक्कत। देन एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करता है, रेयर है पर कर सकता है। और इन सब की वजह से क्या होता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड को कोई लॉन्ग टर्म यूज नहीं करता है, यानी कि नॉर्मल डेली यूज में आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब ड्रग को कम ही देखा होगा, क्योंकि इनके ये पॉसिबल हमारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर इसके हम यूजेस के बारे में बात करें तो जो हमारा सीवर कंडीशन है कि जब डेंजर कुछ होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में। फिर हमारा सेप्टिसीमिया, अब देखो सेप्टिसीमिया के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब देखते हैं भाई आपको समझ आता है, याद रहता है या नहीं रहता है। तो ये सेप्टिसीमिया क्या मैंने बताया था ये आप कमेंट करके बताइए। देन हमारे ये यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी में तो आपको मैंने बता ही दिया था। अब मैंने ये भी पूछा कि कौन से बैक्टीरिया को ये मारता है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं सीरियस इन्फेक्शन में, यानी कि अकेला देंगे तो नुकसान है, तो के साथ मिला के हम दे सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो लगभग हमने जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, यानी कि हमने देखो यहाँ पे देखा था ये सल्फोनामाइड जो कोट्राइमोक्सद वाला ये देख लिया। देन हमने यहाँ पे यहाँ क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, सेफेलोस्पोरिन्स हो गया, पेनिसिलिन हो गए, ये सब हमने देख लिया। अब ये जो बारे बचते हैं ना ये बहुत ही छोटे पार्ट है और एक आध बार कभी आ जाते हैं, तो अगर कभी आ जाएंगे तो हम इनको भी यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं इनके शॉर्ट नोट के बारे में। तो पहला हमारा इसमें आता है मैक्रोलाइड। अब देखो मैक्रोलाइड्स का सिंबल मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और लाइड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिंग, यानी कि इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ इस तरह का बहुत ही बड़ा हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये पूरी इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम होता है मैक्रोलाइड। अब इनको बोल सकते हैं कि दीज आर अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, ये हमारे एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है जो मेनली हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगा और कुछ हमारे इंट्रासेल्युलर। अब देखो इंट्रासेल्युलर का फंडा भी मैंने आपको बताया था, तो इंट्रासेल्युलर वाला भी क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। बाकी देखो ये जो हमारे मैक्रोलाइड्स है ना ये एक तरह से पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव में काफी अच्छा काम करते हैं, यानी कि जिस काम के लिए हम लोग पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं उनमें हम जो है मैक्रोलाइड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिस भी किसी को जो है पेनिसिलिन से एलर्जी है यानी कि कोई दिक्कत होती है उनमें हम क्या कर सकते हैं मैक्रोलाइड का इस्तेमाल दे सकते हैं। अब मैक्रोलाइड जो ड्रग मतलब पूरी क्लास है इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया और हमारे क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो एक तरह से इसकी क्लासिफिकेशन या एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, तो ये भी हमारा एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होता है, यानी कि मोस्टली हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंबल आपको दिखाऊं तो ये हमारा ट्रांसलोकेशन वाली प्रोसेस को रोक देता है। कैसे करेगा, तो ये हमारा पूरा राइबोसोम हो गया। अब ये बैक्टीरिया का राइबोसोम है, ये 50S वाला है, ये 30S वाला है, और ये हमारी ए साइट है, ये पी साइट है, ई साइट है जो बाहर निकालती है। अब ए साइट क्या करती है, यहाँ पे अमीनो एसिड हमारे बनेंगे। अब बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अमीनो एसिड हमारे यहाँ पे पी वाली साइड पे जाते हैं। तो जब अमीनो एसिड की मान लो जो एमआरएनए है उसने कोडिंग किया, कोडिंग के बाद जो हमारे कोडॉन इस तरह बनते हैं, वो कोडॉन बने बनाए हमारा पूरा कोड जब पी के पास जाता है तो इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी कि पहले जो अमीनो एसिड है वो हमारे कहाँ रहते हैं, हमारे अमीनो एसिड ए साइड पे और पी साइड पे यहाँ पे रहते हैं, और जब इधर ये पूरा बन जाता है देन ये हमारे चले जाते हैं ई वाली साइड पे, और ई वाली साइड से ये हमारे निकल जाते हैं और तब जाके हमारी प्रोटीन यहाँ पे बनती है। तो इस तरह ये पूरा फंडा चलता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमारे बाइंड करते हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे, और वहां जाके क्या करेंगे, ये ट्रांसलोकेशन वाली प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारे अमीनो एसिड था ये पूरा जो यहाँ से यहाँ जा रहा था इस पूरे को रोक देंगे, और जब ये रुक जाता है तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और इससे हमारा बैक्टीरियल जो ग्रोथ थी वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, और इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को ये यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। काइनेटिक देखा जाए तो ये हमारे बेल ऑब्जर्व ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में, और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाइल के थ्रू, मोस्टली बाइल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना सब कुछ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे लिखा है बाइल, बाइल का मतलब क्या है कि ये फीसेस के थ्रू निकलता है। अब क्वेश्चन आएगा सर ये यूरिन के थ्रू क्यों नहीं जा रहा है, तो भाई सिंपल सी बात क्या है कि ये हमारे होते हैं बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूलर। अब लार्ज की वजह से क्या है कि ये यूरिन में इजिली हमारे यूरिन के थ्रू पास नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या होता है ये फीसेस के थ्रू हमारा बाहर निकलता है। देखो हर क्वेश्चन ना कनेक्टेड होता है, अगर आप समझोगे आपको समझ आएगा। देन एक्शन देखा जाए तो ये इनहिबिट करता है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को, और ये हमारा रेस्पिरेटरी पैथोजन जो होते हैं उनके खिलाफ काफी अच्छा काम करेगा। एडीआर देखा जाए तो नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द
हो सकता है, लीवर में टॉक्सिटी हो सकती है। यूजर देखा था तो ये इसके खिलाफ काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी पैथोजन के खिलाफ। तो ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काफी हेल्पफुल रहेगा, स्किन इन्फेक्शन में काफी हेल्पफुल रहेगा और अटिपिकल इन्फेक्शन में काफी हेल्पफुल रहता है। जो हमें अटिपिकल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो हमें इंट्रासेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके द्वारा होता है, यानी कि ए सेलुलर एक तरह बोल सकते हैं, इनका खुद का सेल नहीं होता है, ये दूसरे के सेल्स पे डिपेंड करते हैं, वही हमारे यहाँ पे ए सेलुलर या इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन पे ही हमारा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्विनोलॉन्स के बारे में। अब देखो जो क्विनोलॉन्स है ना, ये हमारे सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया के केस में हेल्प करते हैं और ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छा एक्शन प्ले करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इंपोर्टेंट ड्रग होते हैं जो यूरिनरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए हमारा नैलिडिक्सिक एसिड हो गया या नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया। अब ये हमारे एक एग्जाम्पल मान सकते हो हमारे नैलिडिक एसिड का। अब यहाँ पे इसको क्विनोलॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपको रिंग दिख रही होगी, यानी कि ये रिंग और ये रिंग, ये जो रिंग है इसको हम क्विनोलॉन बोलते हैं। ये क्विनोल एक तरह से और ये ऑन वर्ड लगा है तो इसको क्विनोलॉन रिंग बोल देते हैं, ठीक है, एक तरह से। अब ये काम कैसे करता है, तो इसको हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा मान लो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए क्या करता है, आपको पता है कि डीएनए अपने आप को मतलब रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज, और इसी में हमारा एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमेरेज सेकंड। ये क्या करेगा, डीएनए को लेगा और एक हमारी ऐसी जीती जाती है, दूसरी हमारी जुड़ती रहती है और इस तरह हमारा एक डीएनए यहाँ बनेगा, एक डीएनए यहाँ बनता है, यानी कि डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे ड्रग्स हैं यानी कि एंटीबायोटिक है, क्विनोलॉन्स है, ये क्या करेंगे, ये बॉडी में जाएंगे, बैक्टीरिया की बॉडी में जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे, जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है इसको जाकर रोक देंगे। और डीएनए गायरेज को रोकेंगे, इसको या फिर इसको रोकेंगे, टोपो आइसोमेरेज को। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल है वो डेथ कर जाएगी, क्योंकि डीएनए के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो डीएनए जब यहाँ रुकेगा तो ये हमारे इसको क्या है, पूरा मार देता है। और इस वजह से क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे एक तरह से क्या है, बैक्टीरियासाइडल की तरह अपना एक्शन प्ले कर रही है। तो ये हो गया हमारा। बाकी इसके काइनेटिक के बारे में बात करें, ये ओरली बेल एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मेनली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। अब एक्शन के बारे में बात करें तो ये किल करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसके डीएनए सिंथेसिस को रोकते हैं। इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। एडीआर देखा था, नोजिया हो गया, डिजीनेस हो गया, स्किन एलर्जीज हो गए, और यूजेस देखा था तो हमारे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हेल्पफुल रहता है। अब इसमें थर्ड हमारी क्लास आती है फ्लोरोक्विनोलॉन। अब जो फ्लोरोक्विनोलॉन है ना, ये हमारे एक तरह से क्विनोलॉन होते हैं उन्हीं का एडवांस वर्जन होता है, बट इसमें क्या है कि हमारा फ्लोरीन ऐड हो जाता है, यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हो गया या ये हो गया सेम ही है। तो इसमें देख सकते हो कि ये हमारा क्विनोलॉन्स का एक तरह से पार्ट हो गया और इसमें यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो गया। और फ्लोरीन के ऐड की वजह से क्या होता है कि अब जो हमारी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और गायरेज की पोटेंसी और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये यहाँ पे और अच्छे से अपना काम प्ले करेगा। देखो मैकेनिज्म हमारा सेम था, फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी हमारा यहीं आके इसी को ब्लॉक करेगा जो गायरेज है और ऐसे अपना रोल प्ले करेगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को रोकेगा। तो ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जो हमारा क्विनोलॉन्स था ये सिर्फ हमारा ग्राम नेगेटिव के खिलाफ अपना एक्शन दे रहा था, लेकिन जो फ्लोरोक्विनोलॉन है वो फ्लोरीन लगने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ गई है। मतलब अब ये हमारा जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ अपना एक्शन प्ले करता है मेजर। एग्जांपल हमारा इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये आपने सुना भी होगा, देन लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये भी सुना होगा, और ओफ्लॉक्सासिन हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, तो ये इनहिबिट कर देता है डीएनए गायरेज को और टोपो आइसोमेरेज 4 को, और इससे क्या होगा, हमारा डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन रुक जाती है और इसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया की सेल मतलब डेथ कर जाती है और हमारा बैक्टीरियासाइडल हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, सेम ये वाला यहाँ पे बना के आ जाना है, ठीक है। अब इसके काइनेटिक देखा जाए, इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन काफी अच्छी होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये हमारे किडनी की तरफ बाहर निकल जाता है। एक्शन देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइडल एक्शन देता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी हो गई इसकी, यानी कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा। और एडीआर देखा जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को अपसेट कर सकता है, जीआईटी को, और सीएनएस यानी कि हेडेक और डिजीनेस भी कॉज कर सकता है। और टेंडन डैमेज ये रेयर है, लेकिन ये भी डैमेज कर सकता है टेंडन को। टेंडन नहीं पता भाई, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यूजर देखा जाए तो जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें हेल्पफुल है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हेल्पफुल है, इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमारा हेल्पफुल होता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने लगभग अपने सारे एंटीबायोटिक के बारे में बात कर ली है, और वही मैंने बोला था कि आपको एंटीबायोटिक का बेसिक पढ़ना जाना है तो क्लासिफिकेशन को याद रखना, ये आपको सब कुछ याद रखने में हेल्प करता है। अब जैसे मैंने बोला था कुछ ऐसे हमारे एंटीबायोटिक थे जो किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को मार रहे थे, रोक रहे थे, जैसे हमारा पेनिसिलिन, सिफेलिफेराइन, इनका काम अलग था। देन बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक थे प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे थे, जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया और हमारा क्लोरामफेनिकॉल हो गया। इसके अलावा हमारा मैक्रोलाइड वाले भी ये काम करते हैं। देन हमारे कुछ ऐसे थे जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को
को रोक रहे थे, यानी कि डीएनए को बनने से रोक रहे थे, इसमें हमारा फ्लोरोक्विनोलोन या फिर क्लोराइडिन हो गया। और ये हमारे कुछ ऐसे थे जो फॉलिक एसिड को रोक रहे थे, हमारा सल्फोनामाइड हो गया या कोट्राइमोक्साजोल हो गया। ये इससे काम समझ आ रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे थे जो बैक्टीरियोसाइडल थे, यानी कि वो सीधे मार रहे थे, जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पाइरिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, और यहाँ पे आप जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन हमारे कुछ ऐसे थे जो सिर्फ इनहिबिट कर रहे थे, जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, ये सिर्फ उसको इनहिबिट कर रहे थे। तो इस तरह हम यहाँ पे जो है बैक्टीरिया के पूरा एंटीबायोटिक का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए हमने अपना सारा का सारा ये पार्ट कवर कर लिया, यानी कि ओवरऑल देखा जाए यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक छोटा सा पार्ट है जो क्वेश्चन मान सकते हो क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन ऐसा है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है और उसकी भाई हमें इलाज करना है, तो हम कैसे करेंगे निमोनिया के केस में। तो देखो निमोनिया क्या होता है, एक हमारे लंग्स का डिसऑर्डर होता है, यानी कि बीमारी होती है निमोनिया, और ये एक इन्फेक्शन है जो बेसिकली हमको जो है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया मतलब एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स के टिश्यू होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन कॉज हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और इस वजह से क्या होता है कि हमको बुखार आता है, हमको खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसी को हम यहाँ पे निमोनिया बोल देते हैं। अब जो पेनिसिलिन है वो बेसिकली हमारी यूज की जाती है, बहुत ही कॉमनली यूज की जाती थी हमारी निमोनिया के लिए, लेकिन अब जो पेशेंट है वो एलर्जी है, यानी कि पेनिसिलिन से उनको एलर्जी है, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वही हमें यहाँ बेसिकली बात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, जो हमारे यानी कि जो पेनिसिलिन है उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पहले ही जब मैक्रोलाइड के बारे में पढ़ा था तब मैंने क्या बताया था कि मैक्रोलाइड हमारे वो ड्रग है जो हम जो पेनिसिलिन है उसके अल्टरनेट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन फ्लोरोक्विनोलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे इसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टॉक्सीसाइक्लिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, इन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काम कैसे करते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं अब तक कि जो मैक्रोलाइड्स हो गए ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे 50S राइबोसोम पे, टेट्रासाइक्लिन हमारे करते हैं 30S राइबोसोम पे, और जो फ्लोरोक्विनोलोन है ये हमारे इनहिबिट करते हैं डीएनए सिंथेसिस को। अब इससे क्या होगा, जो ओवरऑल हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। सिलेक्शन देखा जाए तो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड ऑन सीवेरिटी ऑफ निमोनिया, यानी कि निमोनिया कितना डेंजर है, एज एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड टाइप ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म किससे हमारा हुआ है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे मैक्रोलाइड्स होते हैं ये कॉमनली प्रेफर किए जाते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ ड्यू टू गुड सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर किसी को माइल्ड से मॉडरेट है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी को सीवर केस पे निमोनिया हो गया देन हम यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये हमारा बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये थोड़ा सेफ है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मतलब डेंजर माना जाता है क्योंकि अच्छा इफेक्ट करता है। एडवांस देखा जाए तो अवॉइड एलर्जिक रिएक्शन, अगर हम पेनिसिलिन की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाएगी, इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, और कॉमन रेस्पिरेटरी पैथोजन भी हमारे कवर हो जाते हैं। अब ये हो गया पूरा हमारा पार्ट, यानी कि यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन, तो मैंने आपसे पूछा है डिफाइन कीमोथेरेपी क्या होता है, देन आपको प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी को डिस्कस करना है जो मैंने आपको बताया था, देन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और पहला एंटीबायोटिक हमारा कौन सा था, कौन से फंगस से बना था, ये सारी बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके अलावा जो निमोनिया है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सल्फोनामाइड हमारा कैसे काम करता है, और लास्ट हमारा होता है कि जो मैंने आपको एंटीबायोटिक बताया था कि उसकी क्लासिफिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम, कि कौन सा हमारा मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सा शॉर्ट स्पेक्ट्रम है, नैरो है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा आज के इस वीडियो के बारे में। अब अगर देखा जाए तो हमने अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड की यूनिट सेकंड कंप्लीटली यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, और जो मैंने बोला था कि एक बार आप पूरे नोट्स देखिए, आपने नोट देखे, पूरी वीडियो देखी, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाले नोट्स चल पड़ेंगे या आपको आपके ही तरीके से अगर ये वाले चाहिए हैंड रिटन तो आप वो भी बता सकते हो, हम उस तरह भी आपके लिए तैयार कर देंगे। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी क्रैश कोर्स में जाकर एनरोल कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी। तो यही था दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आप लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।